इट वॉज वेरी इंसल्टिंग इंडियंस के लिए। और जब अपना कार्ड लेते थे बोला वन मोर इंडियन। हमारे डीएनए के इश्यूज बहुत है, सो वी नीड टू चेंज और कंट्रीज इंटायर डीएनए। गवर्नमेंट से भी लड़ रहा हूँ, जो पीएलआई ये आप आईफोन को दे रहे हो और आपके ब्रांड से माल बेचो, तो मेरा पूरा एक्सपोर्ट्स मेरे खुद के ब्रांड से है। मेरा खुद का पूरा रिटेल नेटवर्क खड़ा किया वहाँ पे यूके में। वी आर नोन एज लाइक रोल्स रॉयस। मेरे पिताजी नेपाल से है हिंदू। तो हम छोटे थे तो हमको लार्सन टूरो की फैक्ट्री के बाहर खड़े कर देते थे। अच्छा। वन डे एक दिन तुम्हारी फैक्ट्री वैसी होनी चाहिए, तो उसके हाथ में मैंने से पानी डाल दिया। घाटा करने का डर नहीं है लाइफ में, तो सस्टेनेबल मॉडल करता हूँ मैं। मेरा खा कसम ये ऑर्डर नहीं लेना है। पहले रिलेशन बनाओ, उसमें बिजनेस होने के चांस है, लेकिन सीधे बिजनेस करके आप सोचते हो रिलेशन बनेगा, उसके चांस बहुत कम है। इतनी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, मेरा एक भी कस्टमर छोड़ के गया नहीं, एक भी। जीरो रिजेक्शन है, जीरो क्लेम है। हजारों वायरें हमारे आसपास घूम रही हैं, लेकिन जो चीज दिखती नहीं उस पे ब्रांड बनाना, और वो भी B2B सेगमेंट में, ताकि लोग उस पे एक्स्ट्रा पैसे दे के ही उस सामान को लेके जाएं। तो सोच कैसे आई कि इसमें ब्रांड चाहिए और ये काम आएगा? ब्रांड तो काम आएगा, ये पहले सोच थी। और अब जो नई सोच है वो एक अलग है कि ब्रांड की जर्नी यहाँ खत्म हो रही है। अच्छा। अभी नेक्स्ट लेवल जो है वो ये कोई न तो बी स्कूल से सीखा है, न कोई कंसल्टेंट से सीखा है, सब जो कुछ अपना खुद का सोच है। तो आपको लगता है B स्कूल मैनेजमेंट एजुकेशन ओवररेटेड है? ऑफ कोर्स। आई थिंक बांग्लादेश से स्टोरी शुरू हुई, फिर नेपाल, हाँ, फिर इंदौर, हाँ, आबाद। बॉम्बे। बॉम्बे तो बेस है, बट 95 कंट्री में हमारा एक्सपोर्ट्स है सर। 95 कंट्रीज वी में। आर द लार्जेस्ट वायर केबल। तो 91 में मैंने केमिकल बिजनेस एक्सपोर्ट, 87 में पहली बार फॉरेन गया मैं, मेरे वाइफ दोनों घूमने के लिए। पहली बार कहाँ गए? यूरोप यूरोप घूमने गए थे। अच्छा। और 91 में केमिकल एक्सपोर्ट बिजनेस चालू किया। केमिकल एक्सपोर्ट। जो अभी भी हमारा बिजनेस है। तो इट वॉज वेरी इंसल्टिंग इंडियंस के लिए। और बुरा होता था कंपेयर, जब पहले तो इंटरनेट होता नहीं था। हाँ। येलो पेज से जाके एड्रेस निकालते थे, फिर आपका जैसे एड्रेस मिल गया, ये बंगलो नंबर ये है, उसके फ्लोर में, तो बिल्डिंग के बाहर खड़े रहते थे। हाँ। जब गेट खुलता था तो बिल्डिंग के अंदर घुस जाते थे, फिर हाँ। उसका फ्लोर बना हो तो उसमें जाते। हाँ। जब अपना कार्ड लेते थे बोलो वन मोर इंडियन। अच्छा, ऐसा बोलते थे? हाँ, ये रियल स्टोरी है सर इंडिया की, आपको मैंने हकीकत ये है। हाँ। तो जब फिर अपॉर्चुनिटी मिली कि जब RR काबिल चालू किया, तो भाई कीपिंग द नेम इटसेल्फ, इट्स नॉट केबल काबिल, राइट। मैंने इसको एक्सपोर्ट करेंगे, ग्लोबल ब्रांड बनाऊंगा। तो वो आपके दिमाग में था हाँ, कि दिमाग को स्ट्रेस। तो इन्होंने मेरे को उस क्या समय। फिर आई मेड लॉट ऑफ रिसर्च कि कोई भी इंडियन कंपनी ने ग्लोबल ब्रांड बनाया नहीं। और दुनिया की छोटी से छोटी कंट्री, मैं स्वीडन का एग्जांपल लेता हूँ, विच इज स्मॉलेस्ट कंट्री। उसके 6 ब्रांड दुनिया में कितने बड़े हैं? वोल्वो, ABB, H&M, आइकिया, स्कांस्का, आपका एरिक्सन। ये सारे स्वीडन के ब्रांड हैं? सर स्वीडन के छोटी सी कंट्री। अभी तो समझो 6 मिलियन पॉपुलेशन हो गई, माइग्रेशन बहुत हो गया। अदरवाइज ये कम उस टाइम पे ब्रांच थी जिनकी पॉपुलेशन 2.5 मिलियन थी। और हम इतने होके भी कुछ नहीं कर पाए। आप ये लोग टू कोरिया, 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। 15 अगस्त 1947 को कोरिया को इंडिपेंडेंस मिला, सेम डे। और कोरिया के ब्रांड आप देखिए, हुंडई, सैमसंग, LG, लोटे, और 2-3 ब्रांड बता दूंगा आपको। किया तो समझो हुंडई का ही सब्सिडी है। सारे ब्रांड वर्ल्ड वाइड है, हमारा एक भी नहीं है। डेवू है। तो मैं फिर ये सोचा कि चलो आई विल मेक ए ब्रांड फॉर इंडियन, आई विल इंस्पायर द पीपल टू क्रिएट ए ग्लोबल ब्रांड। जिसमें गवर्नमेंट से भी लड़ रहा हूँ, जो PLI स्कीम है, ये आप आईफोन को दे रहे हो, इट्स ऑफ नो यूज। इंडिया का ब्रांड बन ही नहीं रहा, उसमें खाली प्राउड है कि मेड इन इंडिया है। तो आईफोन तो मेरे को अगर लेना है तो मैं कोई कहीं से भी ले लूंगा, लेकिन वी शुड इंसिविटाइज द कंपनी और प्रोडक्ट विच इज क्रिएटिंग ए ग्लोबल ब्रांड एज ए इंडियन कंपनी, व्हिच इज डिजाइन्ड एंड क्रिएटेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। ये जो सारे मॉडल है PLI, ये सस्टेनेबल सक्सेस नहीं है बस। अब टेम्पररी दे रहे हो, कर रहे हो, पर हु इज मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस? somebody else। कंट्री का ब्रांड नहीं बन रहा है, ऐसे कंट्री के प्रोडक्ट के ब्रांड नहीं बन रहे। तो कंट्री का ब्रांड बनाने का आपके मन में इच्छा क्यों आई? मतलब ये कैसे? वो उतना इंसल्टिंग होता था ना सर। वो इंसल्ट आपको तंग कर रही है? हाँ, वो तंग कर रही थी। तो फिर मैंने चलो बनाऊंगा, और मैं बनाऊंगा, फिर लोगों को प्रेरणा दूंगा कि आपके ब्रांड से माल बेचो। तो मेरा पूरा एक्सपोर्ट्स मेरे खुद के ब्रांड से है। मेरा खुद का पूरा रिटेल नेटवर्क खड़ा किया वहाँ पे। दुबई में आज 2700 इलेक्ट्रिकल दुकान है, उसमें 1305 में आपको RR का माल मिलेगा। इतना मार्केट शेयर तो मेरा इंडिया में भी कहीं नहीं है। म्यांमार में मेरे 1200 रिटेलर है। ऑस्ट्रिया में मेरे रिटेलर काफ़ी है। यूके में वी आर नोन एज लाइक रोल्स रॉयस, RR में इतना। और भी कंट्री में करूँगा उसको पूरा। अभी उसको अभी ना आई पुट अ फैक्ट्री, अभी बांग्लादेश फैक्ट्री है, अभी नाइजीरिया फैक्ट्री लगा रहा हूँ, फिर ईस्ट अफ्रीका में लगाऊंगा, साउथ एशिया में लगाऊंगा। आई वांट टू मेक ए टॉप 5 इन द वर्ल्ड ऑफ दिस सेक्टर।
तो कोई ऐसा रोल मॉडल है आपके सामने जिसको आप सिर्फ वर्ल्ड फॉलो में करते जो हैं? केबल लाइन में जो नंबर 1 है प्रिस्मन है, नंबर 2 नेक्संस है, नंबर 3 एक अमेरिकन कंपनी, अमेरिका बेस्ड। हम्म, तो बट आई वांट टू बी टॉप 5 टॉप 6 की बात कर सकता हूँ अभी एज ऑन टुडे। हाँ, कभी तो इंडिया में नंबर 1 नहीं हूँ मैं, हाँ। तो इंडिया में थर्ड लार्जेस्ट, तो देन इट्स आई गुड प्लान कि इसको करना ही करना है। तो सर अगर पीछे जाएं बचपन में, तो बचपन की स्टोरी को भी जानना चाहेंगे कि ये जो आज हमारे सामने सक्सेस स्टोरी है उसकी कहीं ना कहीं सीड्स बचपन में होंगे, तो ये शुरू कैसे हुआ? शुरू ऐसा आपका हुआ, मतलब फैमिली क्या थी, फैमिली कौन क्या, लोग हैं? मेरे पिताजी नेपाल से आए, इंदौर। नेपाल से इंदौर। हाँ, क्योंकि नेपाल में भी वो इज क्रांतिकारी है, अभी 91 ईयर्स की एज में भी उतने ही क्रांतिकारी, नॉट इन बिजनेस, 40 साल अच्छा। से खाली सोशल हाँ। चेयरिंग करते, ही गॉट पद्मश्री आल्सो मोदी गवर्नमेंट ओके। फॉर द पीस वर्क। तो उनको था इंडस्ट्री में जाना है, तो हम छोटे थे तो हमको लार्सन टूब्रो की फैक्ट्री के बाहर खड़े कर देते थे अच्छा। कि वन डे, एक दिन तुम्हारी फैक्ट्री वैसी होनी चाहिए। तो फैक्ट्री का बीज तो उन्होंने वो दिया था। क्या उम्र थी उस समय आपकी? 12-13 साल। तो लार्सन टूब्रो की फैक्ट्री के बाहर ऐसा होना अब हम चाहिए। लोग घाटकोपर वेस्ट में रहते थे, तो बॉम्बे में पहले मॉल तो कुछ होते नहीं, तो पॉवी लेक बिहार लेक होती थी, हाँ तो पॉवी लेक के बाहर पहले गाड़ी खड़ी कर देते थे। जी। तो तीनों भाई को कि बस एक दिन तुम्हारा विजन होना चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो अब जब हमने बड़ौदा में फैक्ट्री लगाई तो हमारी बसें आई, तो मैंने भी एल&टी की बसें उस टाइम पे पीले कलर की होती थी, अपनी भी कंपनी की बसें पीले कलर की पीले बनाई। कलर की। तो विजन थॉट प्रोसेस वो हो आर गया। का बिल। हाँ, वो हो गया इंडस्ट्री में जाना इसलिए। हम्म, तो देन 86 यानी रियल ग्रोथ हमारी 86 में पहली हुई, जब हमने एक छोटी फैक्ट्री लगाई। तो उससे पहले तो ट्रेडिंग का काम था। ट्रेडिंग थे, हाँ। तो साइड में मैन्युफैक्चरिंग थोड़ा थोड़ा करते रहे, नुकसान अच्छा। करते रहे, पर मैन्युफैक्चरिंग करते रहे, क्योंकि गोल था ही मैन्युफैक्चरिंग जाना ही जाना है। अच्छा, ट्रेडिंग के साथ गोल था मैन्युफैक्चरिंग में हाँ, जाना है, तो आप एक्सपेरिमेंट करते रहे। तो पिताजी करते रहे, पिताजी को तो मैं तो करूँगा फैक्ट्री लगाऊंगा ही। तो अच्छा। then और फिर उस समय एक्सपेरिमेंट करने के लिए लोग डरते बहुत थे, पैसा नुकसान हो जाएगा। वो पैसे का तो था ही नहीं कि अपने खर्चा कितना था उतना तो कमा लेते थे, हाँ। तो बैलेंस करते थे। ट्रेडिंग में कमाता था, फैक्ट्री में लॉस करता था। 86 में देन वी एक्सपांडेड फर्स्ट, देन 89 में जब हमने फैक्ट्री लगाई, अब विजन देखी क्वालिटी के बारे में कि वो फैक्ट्री इंडिया की फर्स्ट फैक्ट्री हमने बनाई जो डस्ट प्रूफ थी। डस्ट प्रूफ। हाँ, हमारी प्रोडक्ट पर्टिकुलर उसमें डस्ट नहीं होना चाहिए सर, आइडियल सिचुएशन, हम्म, पर कोई किया नहीं, लेकिन हमने किया। हम्म। इतने पैसे नहीं थे, लेकिन विजन ये था क्वालिटी में फोकस नहीं कर, क्वालिटी में पूरा कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। अभी आज भी वी आर द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड हम्म, विच गॉट 35 इंटरनेशनल अप्रूवल फॉर सिंगल फैक्ट्री। एक्सीलेंट। हाँ, और इंडिया बैठ के 95 कंट्री में अपने ब्रांड से माल बेचता हूँ, हम्म। तो ऐसा कोई भी नहीं है सर दुनिया में। तो यहाँ बैठ के हाँ, आप पूरा चलाते हैं, मतलब आपको कोई अपना बेस शिफ्ट करना नहीं पड़ा, दुबई, यूरोप, लंदन कहीं? नहीं, यहाँ पे तो सारे बिजनेस जो नए नए मैकेनिकल कार पार्किंग में आया, तो वी आर द फर्स्ट कंपनी इंडिया इन मैकेनिकल कार पार्किंग। वो कंपनी 11 साल घाटे में चले, घाटा करने का डर नहीं है सर लाइफ में, बहुत सस्टेनेबल मॉडल करता हूँ मैं। तो सर ये घाटा ना करने का डर ये नहीं था कभी, तो ये बहुत बड़ा डर है लोगों में, आज भी है। आज भी चूंकि स्टार्टअप का काफी रुझान है लोगों में, लेकिन ये डर आज भी काफी लोगों को, अच्छे लोगों को रोक रहा है इस देश में एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाने के लिए। तो डर कैसे निकाला, मतलब क्या डर कोई कैसे फॉर्मूला निकाला? है, कोई नहीं। आपकी मेंटरिंग है? नहीं, मेंटरिंग है सर कि एक कमाई का साधन है फिक्स, जिससे कहीं भी मैं अपना बैलेंस करते, सेकंड में बैलेंस करते रहता हूँ। अच्छा। तो मेरे दोस्त के पिताजी ने बचपन में सिखाया था, देख, 1 तारीख को घरवाली को खर्चे की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तो आपका जो महीने का खर्चा है उसका बंदोबस्त तो अपना था ही। वो तो ट्रेडिंग से आ ही रहा था। ट्रेडिंग से आ रहा था। अच्छा। जैसे आज भी हमारा जो है एक्सपोर्ट्स केमिकल का है, हाँ। उससे हमारे पूरे परिवार का सबका खर्चा निकल जाता है। तो मेरे को आर कंपनी से 1 पैसा मिले या नहीं मिले मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, बाकी कंपनी से पैसा मिले नहीं मिले, हमको डिविडेंड नहीं मिलता, बाकी तो कुछ मिलता नहीं है। करेक्ट। कंपनी आज 500 करोड़ कमाएगी, 300 करोड़ कमाए, मेरे को तो जो 40-50 करोड़ का डिविडेंड मिलना वो मिलना है जी। तो उसके बिना भी एक मॉडल बना के रखा है कि वो जो मेरी है इनकम, हाँ तो उससे पूरा काम चलता है, जी। इसलिए ऑर्डर नहीं है। तो एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम पहले एस्टेब्लिश हो जाए, उसके बाद आप रिस्क में जाएं। जैसे मैं नौकरी करने वाले को हमेशा बोलता हूँ, जिस दिन तुमको लगे कि तुम 3 साल तक अपना घर का खर्चा चला सकते हो, कूद जाओ, नौकरी छोड़ के धंधे में आ जाओ। तो आई मेट कपल ऑफ इंटरप्रेन्योर, लोगों नौकरी छुड़वाई, धंधा करवाया, अच्छा। सपोर्ट किया। आज 50-60 लोग हैं जिनको मैंने नौकरी छुड़ा के बिजनेस चालू कराया, दे आर डूइंग वेरी वेल। और उसके बाद अगर वो कामयाब नहीं भी होता बिजनेस, तो आदमी सीख बहुत जाता है, सीख जाता है, वापस जॉब तो मिल ही जाएगा। वापस जॉब तो मिल जाएगा। तो आजकल तो फेल्ड एंटरप्रेन्योर की कीमत ज्यादा है, हाँ, बजाय कि जिसने कोई रिस्क नहीं लिया। बोलते अच्छे अच्छे जो मेन प्रोफेसर है
बिजनेस स्कूल में आधे तो फेलियर है खुद अपनी लाइफ में। तो आपने कभी जॉब के बारे में कभी विचार ही नहीं आया शुरू से, डे शुरू वन? से मेरी बुआ मेरे को मेरी वाइफ को बोली कि ये 7 साल का था, बुआ देख पैसा क्या होता है बताऊंगा, लंदन मेरा घर होगा। अच्छा। गॉड गिफ्ट है सर, ऊपर वाले की कृपा है। वेरी अपना गुड। कुछ नहीं है लेकिन जो कुछ है सर, आई बिलीव इन गॉड टू मच। यू बिलीव इन गॉड। ये मैं एक कॉमन थ्रेड देखता हूँ सर, कि हर सक्सेसफुल आदमी का एक जो ट्रस्ट है अल्टीमेट पावर पे, और काफ़ी शुक्रगुजार हैं, ग्रेटफुल हैं। तो ये भी आपको ओवर पीरियड आया है, ये फैमिली में चलता है नहीं शुरू सर, से? ये मेरे पिताजी मैंने वो सेवा में ज़्यादा मानते हैं। सेवा में ज़्यादा। तो हमारे घर में मंदिर भी छोटा होता है, वो बोलते हैं मंदिर भी नहीं घर पे, उनकी अगर बात मानो तो घर में मंदिर भी नहीं होना चाहिए, अच्छा। क्योंकि ओरिजिनली मंदिर अपने घरों में होता नहीं था। हाँ, बाहर ही होता था। मुस्लिम राज में लेडीज सेफ नहीं थी, हाँ, इसलिए घरों में मंदिर हो, वरना वो जो बोलते हैं ना सोने की पायजेब खाली हाँ। महारानी पहनती थी और मंदिर खाली राजा घर में होता था, बाकी नहीं होता था। हम्म। शिव मानते थे। पर मैं मानो वो हनुमान जी के मंदिर में जाना शुरू किया, पहले हम जब ट्रेन में जाते थे तो स्टेशन के पास मंदिर था। हम्म। फिर एक बम्बई में एक मंदिर है, वहाँ पहली बार कब गया अभी भी सोचता हूँ तो मालूम नहीं पड़ता कि मैं कब गया कैसे गया। हाँ, तो आज 46 साल से वहाँ मंदिर को जाता हूँ। फिर ये राजस्थान में सालासर जी हनुमान जी का मंदिर है, बिल्कुल। तो वहाँ साल में 2 बार, तो उनकी बड़ी कृपा है। हम्म। तो जाता भी खाली हनुमान जी के मंदिर में, बाकी कोई मंदिर में जाता भी नहीं हूँ। नहीं जाते। हाँ, सब कुछ एक है, एक पत्नी, एक भगवान, सब कुछ सब बनाया हुआ तो रखा हुआ मतलब एकदम कंप्लीट फोकस है। है। फोकस है। भगवान पे भी और घर पे भी और हाँ, बिजनेस पे भी। बिजनेस भी। तो और उतना ही सोशल, उतना ही चैरिटी काफ़ी अच्छा। रहता है सब, काफ़ी कुछ है। वीरन हम्म। ट्राइबल स्कूल एकल विद्यालय चलाते हैं, आज इतने बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छा लगता है, खुशी होती है। क्या है कि एक सोच है हम्म। कि जो हमने दे दिया वही अपना है, हम्म। जो अपना है वो गारंटी नहीं है सर। हम्म। अनफॉर्चुनेटली पीपल फोकस ऑन टू मच, जो चीज़ सबसे टेम्पररी है, पैसा सबसे टेम्पररी है। हम्म। हम सभी मानते भी है कि लक्ष्मी सबसे चंचल है, तो भगवान आज श्री यहाँ कृष्ण कल भी कहते वहाँ। हैं भगवत गीता में कि आज तेरी बारी है, कल उसकी बारी है, परसों उसकी बारी है। तो फोकस हमने सबने क्या करके है, जो टेम्पररी उस पर ज़्यादा फोकस है, जो चीज़ आजीवन उस पर फोकस नहीं है। हम्म। मेरा उल्टा है कि जो चीज़ आजीवन है उस पर फोकस करो, ये तो आते रहेगा जाते रहेगा। हम्म। अपने को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सर, एक व्हाट यू नीड वो आपकी एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए। आज जो स्टेटस है अच्छा हमारा घर, अच्छा परिवार, रोज दस का पंद्रह खाना लाख पीना, घूमना समझो, फिरना, बस। 5-10 लाख 15 लाख रुपये महीने का साल का 2-3 करोड़ रुपये खर्चा कर लेगा, क्या इससे करेगा। ज्यादा क्या करें? रेस्ट आप देते रहो, बांटते रहो। तो ये जो स्टोरी आज जहाँ पहुंची है सर, इसकी जैसे मैं कहूँ, अगर रूट्स और सीड्स ट्रेडिंग में है, तो ट्रेडिंग भी कोई आसान बिजनेस नहीं, हर एक के लिए लगता है आसान है। तो उस ट्रेडिंग बिजनेस में आपने क्या सीखा जो आपने आर काबल में इम्प्लीमेंट की स्ट्रेटजी? सी ट्रेडिंग बिजनेस एक पहले प्रिंसिपल बहुत अच्छा था मेरा बचपन से, लेकिन कि जैसे समझो ये साल जो कमाया, हाँ। जब मैं बिजनेस में तब 1.5 लाख रुपये साल की कमाई थी। अच्छा। बराबर है। आज 80s में? 76-75 तक है। 76। अच्छा। एक फिक्स रखा था फार्मूला, आज भी वो ठीक है, वो आईपीओ होने के बाद, लिस्टिंग के बाद, वो भी डाटा पे वर्किंग करते हैं, ये वर्किंग करते हैं मेरे को, लेकिन अभी भी देसी स्टाइल एक फिक्स है कि भाई लास्ट ईयर जो कमाया उससे 20% 30% ऐसे ज़्यादा कमाना चाहिए। कितने टर्नओवर करके कमाया उसमें अभी भी नहीं मानता हूँ। हाँ। ठीक है, अब वो बीइंग ए लिस्टेड कंपनी है तो थोड़े काम के तरीके हाँ। चेंज हो गए, अदरवाइज फंडा एक ही फिक्स है, देसी फंडा है बिल्कुल, कि हाँ। समझो भाई लास्ट ईयर अपने 5 करोड़ कमाया तो ये साल 6.5-7 करोड़ रुपये कमाना ही चाहिए। हाँ। ये साल 7 कमाया तो अगले साल 9-10 कमाना चाहिए बस। ये नहीं कि डबल ट्रिपल करो, पर अपना नहीं, 20%। ये तो मिनिमम, ये तो मिनिमम है। मिनिमम। अरे अच्छा। गाड़ी में हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ कि आई गिव केस ऑफ एरोप्लेन सर। एरोप्लेन। एयरक्राफ्ट में इतनी टेक्नोलॉजी आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन फिर भी एयरक्राफ्ट में रिवर्स गियर नहीं है। तो लाइफ में आपके बिजनेस में कोई रिवर्स गियर नहीं होना चाहिए। हाँ। इसलिए मेरा अभी भी ड्राइवर गाड़ी चलाएगा तो पहले 1 इंच आगे लेगा, फिर गाड़ी पीछे ले सकता है। हाँ। अच्छा, ये आपने उसको इंस्ट्रक्शन दिए? इंस्ट्रक्शन दिया और मैं सबको सिखाता हूँ, दिस विल गिव अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इम्पैक्ट। हम्म। आप कहीं भी अंदर आप, जैसे मैं आपके गेट में आया तो मेरा अपने आप दाहिना पाँव अंदर आएगा, हाँ। मैं किसी घर में दाहिना पाँव जाएगा। तो एक बार साइंटिफिक रीज़न भी है, रिलीजियस रीज़न भी है कि भगवान का नाम लिया, मैं यहाँ आया समझो आपके पास, तो रास्ते में क्या होता है कि आप आए तो गाड़ी में कुछ बात हुई, कुछ आपके टेंशन में होगा, कुछ ना हाँ। कुछ होते रहता है। हाँ। तो वंस यू टेक ए ब्रेक फॉर सेकेंड्स, आप जो भी भगवान को मानते हैं उसका 3 बार नाम लीजिए, आप दाहिना पाँव, तो आपकी तो पहली बार तो भगवान साथ में आ जाएंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी वैसे आ गई। वही गए। बस तब तक का माइंड में जो कुछ होता है निगेटिविटी वो चली जाती है। फिर देन व्हेन यू एंटर लाइक दिस, तो आपको फोकस मालूम होता है मैं आया क्यों, चौधरी जी के पास आया क्यों आज। तो आपका बिल्कुल फोकस क्लियर हो जाता हो है। जाता है, बस यहाँ निकल के बाद भूल जाऊंगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आगे चल जाऊंगा। पीछे क्या हुआ एकदम क्लियर। तो आप मतलब
प्रेजेंट में रहना पसंद करते हाँ, हैं, आई बिलीव इन मोमेंट टू मोमेंट। मोमेंट, और उसी में ही अपना 100% देना। 100%। जबकि आजकल डिजिटल एरा है, हर कोई डिस्ट्रैक्टेड है। मैं सर उसमें बहुत दूर हूँ उससे, बहुत दूर हैं आप। क्योंकि आई डोंट वांट, आई ऑलवेज आस्क, कल भी उदयपुर में क्वेश्चन पूछा था यंग लोगों ने मेरे को, हाँ। बोला डोंट वेस्ट टाइम, इन्वेस्ट इन टाइम इन डिजिटल। अगर आज आप देखेंगे तो एवरेज 5 से 6 घंटा एवरेज लोग डिजिटल में रहते हैं, उसमें काम की चीज़ें बहुत नहीं रहती है। हाँ। अब जैसे लोग गाड़ी में चलते हैं, मैं बताता हूँ, मैं गाड़ी में जब भी अगर कोई नई एरिया में जाता हूँ तो मैं फ़ोन पे भी नहीं रहता हूँ, मैं पूरा बाहर देखते रहता हूँ। जैसे तो उदयपुर गया तो पूरा देखा, तो एक आइडिया था, आई कैन टॉक टू माई टीम, बाबा देख उदयपुर में अपना इतना बिजनेस अपन, आई सी है मच मोर अपॉर्चुनिटी है। तो नई जगह में कभी भी जाओ, एटलीस्ट तो गाड़ी के बाहर देखो ना, लोग नई जगह में भी जाते हैं और गाड़ी में मोबाइल पे लगे रहते हैं। लोग एयरपोर्ट से घूमने लेकर जाते हैं, डेस्टिनेशन तक। घूमने जाते हैं तब भी उसमें मोबाइल पे रहते हैं। तो मोबाइल का आपका स्टॉक है, मोबाइल के अंदर ही रहने वाला, बात जाएगा नहीं। हम जैसे अपने यहाँ बच्चों को कहते थे ना, जब पढ़ना उनको मोटिवेट करते थे, हम ये कहते थे भाई ये कुछ साल जिंदगी के इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर IITian बन जाओगे। तो जो भी आप डिस्ट्रैक्शन ये मोबाइल की सोच रहे हो, आप ये मत सोचो कि ये कहीं चली जाएगी, ये किसी ना किसी डिजिटल लाइब्रेरी में पड़ी रहेगी। जब बन जाओगे काबिल तो फिर इसको दोबारा उठा लेना, 2 दिन में एक्सपर्ट हो जाओगे, इसमें कुछ सीखने में टाइम नहीं लगेगा, कुछ मिस नहीं करोगे। तो उसी की वजह से ही बच्चे निकाल जाते हैं, जब वो इन डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं, जो आप कर रहे हैं। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो एक तो आपने ये बोला, ये लेसन आपका कि भाई हमें जो पिछले साल था उससे कम से कम 20% ऊपर होना ही चाहिए। हाँ, रिवर्स नहीं, रिवर्स नहीं। एरोप्लेन की फोटो सामने रख लेने का। तो बिजनेस तो ऊंच नीच का काम है। कभी ऐसी चीजें आई कि भाई ये नीचे जा रहा है, फिर कैसे आपने उस चीज को? एक आध साल हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि आपको नहीं हाँ। हो सकता, हुआ भी है, ऐसी बात नहीं। जैसे 2007-8 में हुआ था। हाँ। लेकिन उसमें घबराने, सिंस वी गॉट मल्टीपल बिजनेस, तो हाँ। कोई ना कोई बिजनेस तो बढ़िया चल ही जाता है, बढ़िया चल जाता है। तो साइकिल घूम जाती है। तो ये बिजनेस आपस में कनेक्टेड है जो नहीं, आपके कोई चलते हैं? कनेक्टेड नहीं कोई है। connected नहीं। बेसिकली ईच बिजनेस वी आर नो सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट कंपनी। उसके पीछे बहुत सारी लॉजिक थी मेरी बचपन से लेकर आज तक की। हम लोग 3 भाई हैं, हाँ। आगे 4 लड़के और 3 लड़कियां हैं। हाँ। तो कभी फैमिली में को अकाउंट भी करना है, एडजस्टमेंट मीन्स किसी को अलग भी होना है तो कुछ करना है, तो सारे ऑप्शंस ओपन रखे थे हमने। सो उसके लिए वो सारे उस हिसाब से बने। अच्छा, आपकी कंपनी की वेल्थ के हिसाब से बोलिए, वैल्यूएशन के हिसाब से बोलिए, तो आपका कोई भी बिजनेस दूसरी कंपनी में नहीं होना चाहिए। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सारा किया। फिर हमने दुबई में कंपनी खोली, केनिया में कंपनी खरीदी। बस, तो एक ही ज्योग्राफी में पूरा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, एक ही कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जी। तो, और एक ही कंट्री में नहीं किया, सब चीज़ को, रिस्क को डिवाइड करते हुए किया। ये कोई ना तो बी स्कूल से सीखा है, ना कोई कंसल्टेंट से सीखा है, सब जो कुछ अपना खुद का सोच है। तो आपको लगता है ये बी स्कूल मैनेजमेंट एजुकेशन ओवररेटेड है? ऑफ कोर्स तो जिसको एंटरप्रेन्योरशिप में आना है, क्या उसको डिग्रीज की जरूरत है या नॉलेज या एक्सपीरियंस की जरूरत है? मेरा तो मैं बहुत मजाक में जरूर बोलता हूँ कि विद्या का भाग्य उतना ही है। हाँ। या तो पढ़ाई में लगा दो या काम में लगा दो। मजाक में करता रहता हूँ। तो मेरे को अनफॉर्चुनेट कुड नॉट स्टडी, तो मैट्रिक के बाद बिजनेस पढ़ाई छोड़ना पड़ा फाइनेंशियल पोजीशन के कारण से। बट देन आई एम हैप्पी व्हाट आई एम टुडे एंड आई से वेरी प्राउडली दैट आई एम जस्ट अ मैट्रिक पास। तो आपके बच्चों को आपने? बच्चों को बहुत पढ़ाया सर। खूब पढ़ाया। उनको क्यों पढ़ाया? 2 बात होती है कि जब एक पेरेंट जो होता है ना, जो खुद नहीं कर पाता है, वो इच्छा रखता वो अच्छा लगता है कि मेरे बच्चे से, जैसे आज क्या होता है, बच्चों को इतनी सुविधा देने की आदत हो जाती है, क्योंकि वी आर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर। तो हमने बहुत सुख, मैं किचन में 6 साल सोया फॉर एग्जाम्पल, घर छोटा था। मैंने नया घर बनाया 8,500 फुट, मेरा बेडरूम ही 1100 फुट का कारपेट का, बम्बई की इंडिया की सबसे अच्छी बिल्डिंग में। तो लेकिन लगता है कि बस बच्चों को सब तकलीफ ना हो, कोई गलत ना। अब बच्चे को हो गए, तब पोते हो गए, तो लगता है उनको तो वो भी कोई तकलीफ ना हो, इट्स रॉन्ग, वी आर इन रॉन्ग डायरेक्शन। तो फिर मैंने अब पोते पे थोड़ा बोला, भाई थोड़ा दो हो, रफ एंड टफ करो उसको। रफ एंड टफ, मैंने बेटे को भी बहुत रफ एंड टफ किया सब। उसको मैंने 5th में था तब हॉस्टल में भेजा, 5th 6th 7 हॉस्टल में भेजा, 8 9 10 मेरे पास था, 11 12 बैंगलोर भेजा। फिर उसको 17 साल की उम्र में यूके छोड़ के आया, अंडर ग्रेड भी वहाँ से कराया मैंने। फिर लाया बिजनेस में, फिर पोस्ट ग्रेड के लिए फिर यूके भेजा। अभी उसके पीछे पड़ा हूँ कि आगे और अच्छी भी स्कूल में जाके कोई क्रैश कोर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव MBA होता है, सब करो। आज के ज़माने में पढ़ाई की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि व्हेन यू हायर लॉट ऑफ प्रोफेशनल, या तो आपका इनहेरेंट टैलेंट हो, जो बिना पढ़ाई, टैलेंट आपका पढ़ाई से आता, वैसी बात नहीं है।
टैलेंट आपका आता है एक्सपीरियंस से आता है, टैलेंट आपका आता है कि आपका सर्कल कौन सा उठना बैठना है। जैसे आज हमने फॉर एग्जांपल आर आर काबल एज ए ब्रांड क्रिएट किया जी। अगर उसके पहले का इतिहास देखें तो हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था, सिर्फ ब्रांड क्रिएशन था। हम लोग वाइंडिंग वायर जो मोटर में ट्रांसफॉर्मर लगता है, आज भी 1000 इलेक्ट्रिकल दुकान होती है तो उसमें एक दुकान मुश्किल से वाइंडिंग वायर की होती है। इतना लो कैटेगरी इंटरेस्ट बिजनेस है, स्मॉल मार्केट। प्लस वो आइटम कहाँ जाती है, आपके मोटर में, पंखे में किसका वाइंडिंग वायर लगा, आपको जिंदगी मालूम नहीं पड़ेगा। केमिकल बिजनेस था तो एक्सपोर्ट्स का इसलिए, लेकिन फिर भी जब आर आर काबिल को हमने किया ब्रांड, तो फ्रॉम वेयर आई लर्न, सो आई हैड अ कपल ऑफ प्रोफेशनल फ्रेंड्स जो लोग अच्छी अच्छी कंपनी में काम करते थे, पढ़े लिखे थे, तो उनसे सीखा, समझा। तो मैंने जो बचपन से सर्कल जो बनाया, इनिशियली सर्कल बनाया बिजनेसमैन से, तो थोड़ा सा एक अच्छा ढंग से काम हो गया, तो ग्रेजुअली आई स्टार्टेड मेकिंग माय फ्रेंड्स टू प्रोफेशनल। तो बिरला ग्रुप के टॉप मोस्ट लोग हैं या बहुत सारी कंपनीज के लोग हैं, तो उन सबसे दोस्ती देखी। प्लस 91 से चूंकि इंटरनेशनल बिजनेस में था, केमिकल का ही बिजनेस था, तो लेकिन फिर साल में 3-4 ट्रिप फॉरेन की होती थी, तो वहाँ लोग कैसे काम करते हैं वो सारा देख के समझ के, तो इट्स हेल्प मी लॉट कि ये जो आर आर काबिल की स्ट्रेटेजी बनाई पूरी, राइट फ्रॉम कीपिंग द नेम, और स्टिल इस लो इंटरेस्ट कैटेगरी। अभी आपको पूछूं कि आपके स्टूडियो में आप घर में कौन सा वायर लगा, तो आप भी नहीं पता होगा कौन सा वायर लगा। इलेक्ट्रिशियन के भरोसे लगाया, बोले कितने घटिया लग गया होगा, आपको मालूम नहीं पड़ा होगा। अच्छा, आपने करोड़ों रुपए घर में खर्चे कर दिए, अभी आपने 3 प्लॉट भी लिए, बराबर नहीं, अगर बनेंगे आपके तो आपको मीन्स आपका इंटरेस्ट जागेगा नहीं। जी। उस कैटेगरी को भी एक ब्रांड क्रिएट करना अपने आप में स्टिल इज अ बिग चैलेंज। नहीं, ये बहुत ही एक अजीब बात है। आज हम जहाँ बैठे, यहाँ हजारों वायरें हमारे आसपास घूम रही हैं, लेकिन उस जो चीज दिखती नहीं उस पे ब्रांड बनाना, और वो भी B2B सेगमेंट में, ये बहुत मुश्किल काम है। और उस पे प्रीमियम चार्ज करना और उस पे एक इनोवेशन लाना ताकि लोग उस पे एक्स्ट्रा पैसे दे के ही उस सामान को लेके जाएं। वो जबकि इस देश में झूठ की बुनियाद बहुत है, झूठ की बुनियाद, उसके बावजूद इसमें वो ब्रांड बनाना और क्रिएट करना इज मोस्ट डिफिकल्ट। तो ये कैसे, मतलब आपको सोच कैसे आई कि इसमें ब्रांड चाहिए और ये काम आएगा? सर ऐसा है कि ब्रांड तो काम आएगा, ये पहले सोच थी, और अब जो नई सोच है वो एक अलग है कि ब्रांड की जर्नी यहाँ खत्म हो रही है। अच्छा, अभी नेक्स्ट लेवल जो है उससे भी डिफिकल्ट आने वाला है, इट इज गोइंग टू बी ट्रस्टेड ब्रांड। ट्रस्टेड ब्रांड के बाद ट्रस्टेड ब्रांड। बेसिकली क्या, आप देखिए इकोनॉमी जो है इंडिया की, फ्रॉम अनऑर्गेनाइज सेक्टर टू ऑर्गेनाइज सेक्टर। जी, आपके इंस्टीट्यूट में आप देख लो, पहले क्लासेस छोटी हाँ, वो मोटी घर में लगती थी, अब वो फिर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट हुआ। अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज हुआ। जी, अब ऑर्गेनाइज में फिर आप जैसी कंपनियां जो हो गई, क्लासेस हो गई, बड़ी बड़ी हो गई, तो उनके सामने जो एक और जो बीच की थी, यानी माइक्रो के बाद स्मॉल, स्मॉल के बाद मीडियम, और मीडियम के बाद आप लार्ज हो गए, तो आकाश कैसे हो गया कि लार्ज इंस्टीट्यूट हो गई। अब ये चारों अपने जर्नी कर, अब आकाश जिस ढंग से आप काम कर रहे थे वो सस्टेनेबल मॉडल वहाँ खत्म हो रहा था। करेक्ट। इसके बाद था कि ये दिस शुड बी मोस्ट ट्रस्टेड आकाश ब्रांड या मोस्ट ट्रस्टेड कैटेगरी। तो ये जो अब जो नया पड़ाव है जिसको लोग समझ नहीं रहे अभी भी, यानी लोग क्या कर रहे हैं कि बिकॉज ऑफ लिस्टिंग प्रेशर में क्वालिटी पे कंप्रोमाइज करते हैं, चोरी करते हैं, रिजल्ट का रहता है, कैसे भी करके वो अपना मार्जिन मेंटेन करते हैं। पीयर टू पीयर प्रेशर, क्वार्टर टू क्वार्टर प्रेशर जो रहता है, उसके कारण से यू गो ऑन डूइंग लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स। तो अब जो आने वाला समय है, इसको 2-4 साल और समझिए मैक्सिमम, लेकिन इसके 5 साल बाद के आगे जर्नी, इट इज गोइंग टू द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड। तो ये जर्नी लार्ज एंटरप्राइज से मोस्ट ट्रस्टेड लार्ज से ब्रांड आ गए, अब ब्रांड के बाद आएगा नेक्स्ट मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड आ जाएगा। तो वो जर्नी की हमारी तैयारी। तो आपकी नजर में ऐसे कौन से ब्रांड हैं जो उस मकाम तक पहुंच गए हैं आपके सेक्टर में? या इंडिया में तो बहुत कम दिखते हैं सर, इंडिया में बहुत दिखते हैं। इंडिया में खाली एज ए कॉर्पोरेट ग्रुप अगर कोई दिखता है, टाटा ग्रुप दिखता है, जिसपे आप सस्टेनेबल ट्रस्ट एकदम इतना और कि वो गलत काम नहीं करेगा। वो विश्वास, अनजाने में गलती हो सकती है, पर जानबूझ के वहाँ पे गलती नहीं हो सकती, जानबूझ के बेईमानी नहीं हो सकती है, जानबूझ के गलत काम हो सकता है। तो ऐसे और भी लोग ऐसे लाइक सर्विस सेक्टर पर ऐसे ब्रांड, पर दिस इज फ्यूचर। और आपको लगता नहीं इसमें फिर एजिलिटी खत्म हो जाती है जो बिजनेस में चाहिए रहती है? अगर ज्यादा हम अपटाइट हो जाएंगे, ज्यादा हम डूज एंड डोंट्स ज्यादा डिफाइन कर देंगे, बिजनेस तो चेंज होता रहता है। नहीं, डूज एंड डोंट, अरे डूज एंड डोंट एक तो हमारे यहाँ फिक्स है कि दैट वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी एट एनी गिवन टाइम। बिल्कुल। आज हमको मार्जिन का प्रेशर भी है, झूठ का सामना कर रहे हैं। हमारे केबल इंडस्ट्रीज में बता दूं, वायर में तो फिर अलग है, केबल इंडस्ट्रीज में 70% केबल इन इंडिया इज अंडर साइज, बिलो स्टैंडर्ड। 70% और बिग ब्रांड्स, और सब बिक रही हैं, सब बिक रही है। पहले क्या था कि अरे खाली अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही गलत काम करता था,
अब मेरा तो मानना है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर ज़्यादा क्राइम करता है, अनऑर्गेनाइज बेचारा एडजस्ट से अपना कैसे भी कोशिश बनने की कोशिश करता है। ऑर्गेनाइज होने के बाद क्या है कि गड़बड़ होती लगती है, तो अनऑर्गेनाइज के पास तो ऑप्शन नहीं है, ऑर्गेनाइज के पास तो ऑप्शन है ठीक करने की। और नहीं कर रहे ना, दैट्स अ बिग चैलेंज। हम्म, मैं बहुत सारे स्टूडेंट का पास प्रेसिडेंट हूँ, अगर मैं आज भी हर प्लेटफॉर्म पे मेरा CII में भी 4 तारीख को है, तो मैं ईच प्लेटफॉर्म पे ओपन बात करता हूँ जी। कि स्पेशली जिस कैटेगरी में हम लोग हैं उस कैटेगरी में सब क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, सेफ्टी, इंस्पाइट ऑफ सेफ्टी के बावजूद भी कॉम्प्रोमाइज। यही चीज़ आप देखिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड में कितना अलग फ़र्क है। यूरोप में आप देखिए तो बिल्कुल। अगर इफ़ यू रियली वांट टू सी द क्वालिटी इन वर्ल्ड एनीवेयर, इट्स ओनली इन यूरोप, नॉट इन अमेरिका, नॉट इन Only in Europe. ओनली इन यूरोप। और हमारा जो एक्सपोर्ट है 55% ये क्या कल्चर है, ये कोई सर है उनकी एजुकेशन है या गवर्नमेंट की नॉर्म्स हैं, कैसे वहाँ सर, क्वालिटी इट्स ऑल डिपेंड, डीएनए में होता है सर। उनके डीएनए में है? स्वच्छता अभियान मोदी जी ने शुरू किया तो इसके पहले बाकी जरूरी था कि आ सकता था ना। तो वहाँ तो कभी वहाँ यूरोप में तो उनको ये अपील करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लोग अपने आप ही करते उनके हैं। डीएनए में है। हमारे डीएनए के इश्यूज बहुत है, सो वी नीड टू चेंज और कंट्रीज इंटायर डीएनए ऑल टुगेदर। तो आपको लगता है डीएनए चेंज हो सकता है? होगा, करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं होगा ये सोच के बैठ घर नहीं बैठ सकते। तो इसकी शुरुआत मतलब सोसाइटी से होगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से होगी? सब तरफ से होगी सर, सब तरफ से। क्योंकि हमारी पॉपुलेशन भी कम नहीं है, 140 करोड़ है सर। और 140 करोड़ में भी इंडिया मानने ऐसे भारत एक है, लेकिन आप देखेंगे तो बॉम्बे कल्चर अलग मिलेगा आपको, NCR कल्चर मिलेगा, साउथ में अलग मिलेगा, ईस्ट में अलग मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में अलग मिलेगा। तो इट्स बिग चैलेंज ऑल्सो कि दैट इफ एनीबडी थिंक्स हम लोग पॉलिसी भी बिजनेस की करते हैं, तरीके में करते हैं, तो 80% हमारा नेशनल होता है एंड 20% वी हैव टू थिंक रीजनल। तो इसमें भी अगर कोई भी नेशनल पॉलिसी आएगा तो उसको थोड़ा तो कलर फ्लेवर आपको रीजनल के हिसाब से चेंजेस करने ही पड़ेंगे। अगर जो मेघालय में एक छोटा गांव है जो एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, अगर वो बन सकता है तो इंडिया में कोई, आज इंदौर जैसा शहर और लगातार 8वीं बार अपना अगर स्वच्छ भारत में अपना अगर जीतता है, जबकि इंदौर बहुत काफ़ी गंदा शहर था। मेरी बेटी की शादी मैंने की तब बड़ा डबल माइंड में था कि इंदौर कैसे जगह, अच्छी जगह नहीं है, पर वही इंदौर आज देखिए तो आप एकदम अलग बन गए। बिल्कुल। तो एक आदमी कुछ भी कर सकता है, सोच शुरुआत तो एक आदमी से ही होती है, पहले कदम से ही होती है। तो ये ब्रांड के पीछे की क्या सोच, जैसे RR काबिल, तो एक तो आप इंटरनेशनल रखना चाहते थे, तो ये कैसे, किसी चीज का ये कॉम्बिनेशन है, कैसे नाम ये आया? कॉम्बिनेशन ऐसा है सर कि RR ये मेरे माँ पिताजी का नाम है। एक्चुअली क्या है कि हमारी पहले सारी कंपनी थी, हमारा जो वाइंडिंग वेयर का ब्रांड था श्रमिक। हाँ श्रमिक। मेरे पिताजी को एक दिमाग में शुरू था कि भाई देखो तुम बहुत बड़े बन भी जाओगे लाइफ में, लेकिन तुम्हारे माइंड में होना चाहिए आखिर में तुम मजदूर ही हो। तो मजदूर को संस्कृत में श्रमिक बोलते हैं, राइट। तो हमारा ब्रांड श्रमिक था। तो जब ये कंपनी चालू की तो सोचा कि श्रमिक ब्रांड रख लेते हैं, बातचीत चली। श्रमिक इज डिफिकल्ट टू मार्केट, फिर इंटरनेशनल जाना है, तो फिर सोचा कंपनी का नाम था राम रत्ना। पहले हमारी कंपनी राम रत्ना इंटरनेशनल। 91 में मैंने एक्सपोर्ट चालू किया तो पिताजी से मैंने कहा नाम तो ये रखूँगा। पिताजी बोले तुम मेरा नाम यूज़ नहीं कर सकता है, मैं काम ही नहीं चालू करूँगा, आप पर वहाँ का नाम मैं रखूँगा तो ही कंपनी चालू करूँगा। तो 6 महीना हमारी। अच्छा, क्यों नहीं रखना चाह रहे थे वो नाम से दूर रहने वाले लोगों में से। अच्छा। तो मैं बोला आपको रहना है ना, मेरे को तो खुशी है ना कि मैं मेरे माँ पिता के नाम से कुछ कर रहा हूँ। तो फिर बोले तो जिद्दी है, सुनेगा तो है नहीं। तो हमारी कंपनी का नाम राम रत्ना था, फिर राम रत्ना वायर्स लिमिटेड था। इसका नाम भी जो है RR काबिल का कंपनी का नाम अलग था, राम रत्ना एग्रो प्लस प्राइवेट लिमिटेड था। पाइप की फैक्ट्री लगाने का सोच रहा था मैं। अच्छा। तो पाइप की फैक्ट्री तो लगाई नहीं, मैंने उसी कंपनी में केबल लगाया, तो राम रत्ना रखते हैं। तो राम रत्ना में ये विचार है कि भाई ग्लोबल भी जाना है और थोड़ा अरब वर्ल्ड में भी काम करना है, तो वहाँ तो नाम चलेंगे नहीं। तो फिर राम रत्ना का फिर RR किया। और फिर ये सोचा कि फैमिली का कोई बैकग्राउंड है नहीं, इलेक्ट्रिकल मार्केट में हमको कोई जानता नहीं है। वाइंडिंग वायर के हिसाब से जो जानते थोड़ा बहुत मैं पास में ट्रेडिंग में कुछ कर लेता था, कभी वायर बेच लेता था, कभी LNT स्विच गियर बेच देता था। ताकत थी पैसे की तो कैश में खरीद के उधार बेचने की ताकत रखता, तो लेकिन कोई बैकग्राउंड नहीं था ऑनेस्टली। तो सोचा कि इसको ब्रांड काबिल करते हैं। काबिल इसलिए आया हमको नाम ध्यान में कि हमने सारी मशीनें यूरोप से खरीदी। अच्छा। और जर्मनी में केबल को काबिल बोलते हैं।
अच्छा, जर्मनी में केबल को काबिल बोलते हैं। ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें केबल को काबिल बोलते हैं। बाकी आप यूके चले जाइए, अमेरिका चले सब जाइए, केबल। चाइना, सिंगापुर वगैरह होता है। बाद में पता चला कि साउथ अफ्रीका एक और कंट्री है जहाँ पे काबिल बोलते हैं। अच्छा। ओनली 2 कंट्री इन द वर्ल्ड, जर्मनी एंड साउथ अफ्रीका। हम्म, तभी जब हमारा आईपीओ आया तो लोगों को बड़े मजाक में लोग बोले कि सर, मैंने आप लोगों को लगता होगा कि वो काबरा का के बी और इलेक्ट्रिकल का ई मेरे है। दिमाग में वही था कि आपने काबल और केबल को ज्वाइन किया है। तो इसलिए तो फिर कभी कहीं अपना उर्दू फिल्म में चला जाता था, बोला काबिल नहीं, हम काबिल भी हैं। हाँ, काबिल भी है। तो फिर ये काबिल हमने वहां से लिया। तो ओके। इन माय मार्केटिंग थियरी हम्म, कि इफ आई गिव माय कार्ड टू यू, हम्म, राइट, और मेरे को अगर सामने वाला कोई क्वेश्चन पूछ लेता है तो तो आप नाम रह गया। समझिए कि हाफ ऑफ द रिलेशन इज डन। सी माय थॉट प्रोसेस, आई एम नेवर बिहाइंड बिजनेस। मेरी टीम को बोलता हूँ बिजनेस बिजनेस भागो, पहले रिलेशन बनाओ, उसमें बिजनेस होने के चांस है। लेकिन सीधे बिजनेस करके आप सोचते हो रिलेशन बनेगा, उसके चांस बहुत कम है। तो फोकस इज ऑन व्हाट। तो आरआर का जो हमने थीम दे के रखा बाद में, इट हैज टू बी रिस्पेक्टेबल रिलेशन विथ ऑल द स्टेक होल्डर। दिस आरआर का थीम है हमारा। एंड फॉर आवर कस्टमर इट इज रिलायबल रिसोर्सेज। तो ये आरआर का पूरा आखिर अल्टीमेटली क्या होता है कि एक पहले तो ब्रांड पे हम आ गए, तो आरआर काबिल किया, तो ये हमको बहुत मजा आया। इंडिया में जाते थे कंसल्टेंट, काबिल क्या है, तो अपने को बोलने का मौका मिल जाता है। तो ये होता है। जैसे आपकी कोई भी मीटिंग होती है, आप देखिए कि बिजनेस मीटिंग में आपने तो इतने बड़े इंटरप्रेन्योर आप खुद हैं, तो हर मीटिंग में मेन मीटिंग तो आपकी 2 या 3 मिनट की होती है। बाकी तो उसके पहले सारी स्टोरी चलती रहती है, कहानी इधर से उधर, इधर से उधर होती है, 3 मिनट की होती है। वैसे ही इन एनी मीटिंग, इफ यू कैन इम्प्रेस समवन इन फर्स्ट 3 मिनट, नॉट सेल में क्या और इम्प्रेसिव रहते हैं बहुत। मैं यहाँ, मेरे यहाँ काफ़ी कलीग्स है, दोस्त है, बोला यार डोंट बी ऑलवेज ओवर इम्प्रेसिव। एक यहाँ का कल्चर है, थोड़ा सा आ गया, मिक्स हो गया। तो बाकी का सर, अपन जीवन में आपकी जो पहली 3 मिनट की मीटिंग होती है वो इम्पोर्टेंट है। वही महत्वपूर्ण। उसके बाद तो पूरा क्या है कि बस उसके बाद तो प्रोसेस है, स्टोरी है। हाँ स्टोरी है। story लेकिन ये आपने बड़ी कमाल की बात बोली कि पहले रिलेशन हाँ बनाएं, हाँ वो बनना चाहिए, उसके बाद बिजनेस आएगा। लोग पहले बिजनेस में जुड़ जाते हैं कि भाई पहला पैसा दे दो फिर रिलेशन बनाएंगे। सी, अरे आपका कोई भी मीटिंग या कोई भी आपका जो प्रोसेस है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। तो शुरू से एक दिमाग में बहुत सस्टेनेबिलिटी बहुत हाई है सर। आज भी हमारे, देखिए आज हम लोग इतनी कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, मेरा एक भी कस्टमर छोड़ के गया नहीं, एक भी 0 रिजेक्शन है, 0 क्लेम है। You can see जीरो my- रिजेक्शन, 0 क्लेम। मेरा 22 साल Zero का claim। 23 साल का बैलेंस शीट कोई भी चेक कर सकता है। इंडिया में भी कोई, हम लोग कोई कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं। क्या होता है कि कमिटमेंट लेवल बहुत हाई होना चाहिए, जो इंडिया में बहुत पुअर है, ऑनेस्टली हो रहा है। इसलिए ये भी मैं, डीएनए प्रॉब्लम है, हाँ चलता है एटीट्यूड। हो जाएगा। और इस भीड़ ऑफ चलता है एटीट्यूड में जो क्वालिटी डाल दे वो ऊपर। सर एक न एक दिन क्या बोलते हैं ना कि आपकी, बोलते हैं ना, मेरी दादी माँ बोलती थी हमेशा कि सच की जड़ हरी होती है। तो मेरा अभी भी विश्वास है कि जिसको जितना गलत करना करने दो, मैं जिंदगी में उस रास्ते में जाऊंगा नहीं। मेरी विजय सुनिश्चित है, ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं जिंदगी में कोई गलत काम करता नहीं हूँ, न कोई जिंदगी में कोई गलत काम करूँगा। तो अगर आप इस कन्विक्शन से काम कर रहे हैं तो हार तो कभी होगी नहीं। हार टफ है, टफ है, लेकिन कोई तकलीफ नहीं। मेरे को क्या है, लोगों को 10 साल में अचीव कर रहा है, 20 साल में करूँगा। जल्दी क्या है? लेकिन क्योंकि क्या है कि नाइदर आई मेड दिस कंपनी फॉर माई चिल्ड्रन। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि कंपनी अपने बच्चों के लिए बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा एकदम अलग है कि कंपनी कंपनी के लिए बनाओ। आज मेरी है, कल आपकी है। जैसे आकाश इंस्टीट्यूट आपने बनाई, राइट, आज आपके पिताजी का उद्देश्य, आपका उद्देश्य क्या, आकाश चलना चाहिए। अगर ये आपके पिताजी सोच लेते कि ये नहीं मेरा बेटा ही चलाएगा, तो आप ये डील नहीं करते। करेक्ट। इनफैक्ट उन्होंने डील होने से पहले मैं उनके पास जब लेके गया फाइनल, तो 6 महीना नेगोशिएशन चला। तो मेरे से पूछते हैं क्या करना है, मेरे 2 सवाल का जवाब दे। मैंने कहा पूछो। बोलते तुम्हारे बच्चा ये करेंगे। मैंने कहा नहीं, वो अपना रास्ता खुद देखेंगे। तुझे लगता है कि हम टॉप पे हैं? हाँ मेरे हिसाब से तो टॉप पे हैं। तो अगर लॉ ऑफ नेचर है, जो चीज़ ऊपर जाती है नीचे गिरती है, तो जब ऊपर है और तुम्हें आगे नहीं ले जाना, तो मेरी तरफ से हाँ है, आगे तुम देख लो। तो फिर हमने डिसाइड किया हमें इसको करना चाहिए। तो आप जो ये कह रहे हैं कि जो बच्चों का प्रेशर है उसकी वजह से कई बार बिजनेस में डायरेक्शंस बिजनेस की इतनी बदल जाती हैं टू अकोमोडेट
द फैमिली, द कजन, एवरीथिंग, हम्म। वो बिजनेस से ध्यान हट जाता है। नहीं, वो अलग हो गया सर। मेरा कहना है कि अगर आपका फोकस या आपके पिता फोकस ये होता ना कि आकाश टूट चलना चाहिए, हाँ न कि मेरा बेटा चलाएगा मेरा पोता चलाएगा, हाँ, तब काबिल तक आदमी तब चलाना तक तो आप ठीक है। चाहिए। लेकिन उनको जबरदस्ती क्या है कि वो भले यू आर केपेबल और नॉट, और योर चिल्ड्रन में नॉट क्योंकि केपेबल, हमारा है तो हम ही क्योंकि बैठे। हमारा तो चलेगा तो वही। तो आपने क्या सोचा आगे? नहीं, मेरा पोता लगा सर, मेरी कंपनी चलेगी सर। हाँ वो कोई जरूरी नहीं है कि मेरा बेटा चलाए, भतीजा चलाए, कि मेरा कोई चलाए, कोई नहीं, कंपनी चलनी चाहिए। पहला ऑब्जेक्ट एक ही है। ओके। अननेसेसरी नो फोकस, नो प्रेशर, कि पहले आप सीईओ भी रखते हो, हाँ, उसको पगार भी खूब देते हो, उसको काम करने देते नहीं हो। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लोग रखो अच्छे, लोगों को निर्णय करने के लायक बनाओ। कल मेरे को देखो सवाल किया सर, लोग तो फिर सुनते नहीं है। हम बोला आप आदेश निकालते हो कि आपको करना है। अगर ये आप लोग सब लोग मिलकर अगर साथ में निर्णय करोगे तो आपका काम वो अच्छे अपने से आप को होगा। भागीदारी समझेंगे उस डिसीजन का। ही वॉज पार्ट ऑफ दैट डिसीजन। ये जो बिगेस्ट मिस्टेक होती है कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलो या फैमिली में, खास करके एक ने बोल दिया कर, ऐसा नहीं होता है। अब जो भी 3 जन हो, 5 जन हो, 7 जन हो, 10 जन हो, आज बड़ी कंपनी क्यों एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, 6 लोगों की, 5 लोगों की काउंसिल इसलिए होती है कि करेक्ट। और टुगेदर डिसीजन लेते। बाद में कोई ऐसा ये तो क्या गलत हो गया तो सर आपने बोला था, आपने निर्णय लिया था, आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस, ऑल टुगेदर दिस एवरीवन पार्ट ऑफ दिस। एब्सोल्युटली। तो आपकी इस जर्नी में ये तो जब अब आप प्रोफेशनलाइज कर रहे हैं, लोग लेके आ रहे हैं, आप उसको ग्रो कर रहे हैं, फैमिली भी आगे बढ़ गई है, लेकिन अगर मैं थोड़ा पीछे जाऊं तो ऐसा कोई एक ऐसा चैलेंज जिसने आपकी सोच और इस कंपनी की ट्रेजेक्टरी बदल दी हो, या ऐसी कोई एक अचीवमेंट कि नहीं अब आई हैव अराइव्ड, अब मुझे ये समझ में या पकड़ में आ गया बिजनेस, तो ऐसे कोई आपको स्टोरी या कोई ऐसा वाकया याद है? फिर ऐसा है कि हिम्मत तो बहुत थी एंटरप्रेन्योरशिप की। मैंने 13 साल की उम्र से घर से पैसा नहीं लिया। 13 साल की उम्र के बाद से घर से पैसा नहीं लिया लिया? ही नहीं मैंने। अच्छा। मैं सबके मेरे खर्चे बहुत थे लाइफ में। तो मैं परफ्यूम बेच दिया, इम्पोर्टेड सामान किया, क्रिकेट में कुछ खेला। उस टाइम 10-20-25 रुपये तक, 25 रुपया महीना तो बहुत होता था। मेरे जमाने की बात होता है, 50-60 साल पहले तो लिया नहीं। और 15 साल के बाद पिताजी, 16 साल के में पिताजी बोला एक दिन कि मेरे को लगता नहीं आपके मेरा जमेगा। अच्छा। क्या हो गया? तो बोले मेरे को आप 1 लाख रुपये दे दो आप, मैं काम करता हूँ। फिर क्या करें? मैं क्या करूँगा मालूम नहीं है। मेरे 2 ही रूप होंगे, या तो मैं साइकिल में आप अगर देखो घूमते हुए इतना तकलीफ में आ जाऊँगा, या मेरे पास खुद का हेलीकॉप्टर होगा, बीच का काम नहीं होगा। तो बोले अच्छा तू तेरे हिसाब से काम कर, पर कंडीशन है। हमारा ठीक। बोले कभी बेईमानी नहीं करेगा, वो नहीं करूँगा, कभी डुप्लीकेट नहीं करेगा, कोई चीज़ नहीं करूँगा, कमिटमेंट से पीछे नहीं हटेगा, वो नहीं हटूँगा। बोला से तेरे हिसाब से तू काम कर। एंड द होल स्टोरी टर्न अराउंड। जो भी कर दिए थे वो भी सब 2 साल में चुका दिए, खुद के पैसे ब्याज पे लगा दिए। 79 में घर भी नया ले लिया 5 BHK का। उस टाइम मैंने 5 पार्किंग ली, जो विजन किसी का नहीं होता। आज लकीली मैं पार्किंग बिजनेस में आ गया हूँ, बात अलग है। तो पार्किंग पर उस जमाने में मैंने 5 पार्किंग ली 79 में। एक उस जमाने में जब तो लोगों को गाड़ी ही नहीं होती थी। और इसलिए मैंने जब वो फ्लैट बेचा अभी आज से 10-12 साल पहले, मेरे को हाईएस्ट पैसे मिले बिकॉज पार्किंग। उस टाइम मैं अभी बोलता हूँ, इन्वेस्ट इन पार्किंग नॉट इन प्रॉपर्टी। अगर आप फ्लैट में नया फ्लैट लिया, जो मैंने 8 पार्किंग ली, मेरे बेटे को समझाया तो 10 ले लेते हैं। आज हमारी बिल्डिंग में पार्किंग 1 करोड़ की एक पार्किंग है। फ्लैट के भाव इतने नहीं बढ़े जितने पार्किंग के बढ़े। उस टाइम पार्किंग के 30 लाख रुपए थे, 30 लाख का 1 करोड़ हो गया। घर के भाव इतने नहीं बढ़े। तो ऐसी सोच बनाई। फिर ये जब मार्केटिंग एक शुरू से दिमाग में था, बहुत बढ़िया से रहता था। ऑफिस हमने, जब मैंने 80s में ऑफिस बनाई, 80 की बात करता हूँ मैं, 80s। हाँ, तो पिताजी का जो केबिन बनाया मैंने, बड़ा सा, माय फादर इज माय गॉड इन माय लाइफ। मैं भगवान, मैंने आज भी मैंने जीता हूँ उनके लिए। वो जब तक है तब तक तो काम करूँगा, उसके बाद शायद करूँ या नहीं करूँ मालूम नहीं। इसलिए आई वांट टू गो फास्ट आल्सो। तो उनके लिए केबिन बनाया बढ़िया। उनके लिए उस टाइम पे 1980 में 10,000 रुपये की चेयर खरीदी थी। तो फिर मैं 81 में मेरी एंगेजमेंट हो गई 80s में। तो मैं महाराष्ट्र में कार टूर लेने निकला। तब उस टाइम मैंने 80,000 रुपये गाड़ी पे रिनोवेशन में खर्चा किया था 80s में। 80,000 गाड़ी की रेनोवेशन? हाँ, गाड़ी में एयर कंडीशन। उसमें तो गाड़ी 50-60 हज़ार की शौक आती। था। बाई देयर म्यूजिक डेक, वो क्या बोलते हैं, उस टाइम
गाड़ियाँ जो मिलती थी तो सिंपल मिलती थी, वो हाँ। शौक नहीं, शौक तो अलग था ना, सब म्यूजिकल हॉर्न होना चाहिए, एक हाँ, यंग एज भी थी ना सर, तो हाँ, मस्ती बहुत सारी थी, हाँ, पूरी लाइट वाइट डिस्को सब बिल्कुल बाद में, अगर बियर का ग्लास रखना है तो भी उसमें रख सकूँगा जगह ऐसा होनी सब ऐसा सब बंद हुआ था। तो मैं निकला टूर पे, तब हाँ, मेरे को तभी गूगल तो होता नहीं था, जी, तो मैप ले लिया साथ में महाराष्ट्र का। तो पहले नासिक गया, नासिक से ऐसे आगे, 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 आगे। कोई अनप्लान्ड टूर था क्योंकि इट वाज़ माय फर्स्ट ट्रिप ऑल्सो इन माय लाइफ, हुँ, और पूरी ट्रिप में आप मानेंगे नहीं, मैंने एक भी ऑटो नहीं लिया। एक भी ऑर्डर नहीं लिया। सबको मैंने मेरा विज़िटिंग कार्ड दिया, मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आपको बॉम्बे आएँगे तो आना। हुँ, ये वाक़ई में एकदम 100% सच बता रहा हूँ मैं आपको। हुँ, उसके पीछे का रीज़न था कि मैं सेल्समैन तो हूँ नहीं, हुँ, मैं उनसे ऑर्डर की बात करूँगा, मेरे से भाव नेगोशिएट करेंगे, बिल्कुल। प्लस वो उधार माँगेगा, तो मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ कि उसकी दुकान की असलियत क्या है। हुँ, तो तीनों रिस्क थी। ऐसे करते-करते फिर मेरी वाइफ़ जो फियांसी उस टाइम थी, तो उसको मिलना था हुबली, तो वहाँ पहुँच गया मैं, 9 दिन में वापस आ गया, 9 दिन की ट्रिप थी। उसके बाद ऑफ़िस में ऐसी कतार लगी उन लोगों के आने की, ऑफ़िस की साइज़ भी बढ़िया थी, हुँ, केबिन भी बढ़िया था पिताजी का, उसके बाजू वाला केबिन हम 2 जन का था, साथ में था, तो लोग आके बड़े इम्प्रेसिव होते थे, हुँ, एंड पूरी लाइफ़ का एक टर्न अराउंड स्टोरी हो गई। उसके बाद जो वन वे चला लाइफ़ में, कभी रिवर्स गियर, एरोप्लेन हो गया मेरा लाइफ़ में, हुआ ही नहीं। तो मार्केटिंग की सोच, हुँ, वो आज के लिए उस ज़माने की है जब मैं एक छोटा-सा टेलर था तब से। हुँ, तीनों पॉइंट सही थे। बिल्कुल। मैं उससे जाता, भाव के नेगोशिएट करता, तो मेरे को सस्ता बेचना पड़ता, हुँ, करना नहीं था। उधारी माँगता, देना नहीं। दूसरा, मेरे को किसी को प्रूव करना नहीं था। हुँ, तो अब देखिए एक छोटी सोच हो गई चेंज। तो ये तो बड़ा ही यूनिक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, हाँ, मैंने कहीं नहीं सुनी। और नॉर्मली लोग इस तरह के टूर पे निकलते हैं, एक टारगेट लेके निकलते हैं, कितनी ऑर्डर बुक भर के लेके आएँगे हाँ। और प्रोडक्ट की पूरी एक कैटलॉग साथ लेके चलते हैं, सामान लेके चलते हैं, दिखाते हैं हुँ, कि भई ये आदमी मेरे पास कहाँ आएगा, मेरे हुँ, को ही जाना पड़ेगा। हुँ, तो वो भी उस ज़माने में हुँ। जब आने-जाने की सहूलियतें भी कम थी, फ्लाइट में कौन ट्रैवल करता था, गाड़ी या ट्रेन पे ही जाना पड़ता है। हुँ। तो ये सोच आई कैसे? ये तो बहुत ही यूनिक नहीं, एक्सपीरियंस। बहुत यूनिक सोच है। मैं शुरू से, मैं आपको बताऊँगा, आपको 2-3 किस्से भी आपको बताता हूँ बहुत जी। इंटरेस्टिंग। जैसे ये तो मैंने पहले इसमें किया, हुँ, बहुत सक्सेसफुल हो गया। जी। जब 91 में केमिकल का एक्सपोर्ट चालू किया, हुँ, तो मेरा दोस्त को मेरे साथ में लिया, संजय तापड़िया, जिसकी आज अभी उसको बहुत मेरे साथ में 32-33 साल से। तो समाज में दोस्ती हो गई थी, उसकी इंग्लिश बहुत बढ़िया थी, मेरे को इंग्लिश आती नहीं थी, मैं तो इंग्लिश सीखा बाद में। 87 में घूमने गया तो मेरी वाइफ़ को आगे कर देता था, वो पढ़ी लिखी है, तो फिर मैं थॉट किया तो सीखना पड़ेगा, जो भगवान ने मेहनत नहीं करनी पड़ी, सीख भी गया। हाँ, तो उसको मैंने रखा, तो मैंने देख संजय ऐसा चालू करता हूँ, हुँ, तो मेरे साथ में आ जा, हुँ, तो 6,000 रुपये तेरे को महीना दे दूँगा। मेरे साड़ू मेरे उनको लिया, अब बोला आप भी आ जाओ, ये नया बिज़नेस चालू कर रहे हैं। अच्छा। मेरे को भी मालूम नहीं क्या होगा, हुँ, क्या? लेकिन इट्स माय कमिटमेंट, कोई कारण से बिज़नेस फेल हो गया, तो आई विल टेक केयर फॉर यू। हम नया कुछ करेंगे साथ में, ओके। पर आपको कभी इसमें तकलीफ नहीं आएगी। ये मिनिमम है, बाकी स्काई इज़ द लिमिट। हुँ, तो आज संजय के पास जो मेरे साथ में है, उसके बाद उसके पास 150-200 करोड़ रुपए आज की तारीख में। तो ही हैंडल्स माय एंटायर एक्सपोर्ट्स। हुँ, तो जब वो पहली बार गया फॉरेन, तो हम 100 आदमी छोड़ने गए। हुँ, उसके उसके घर, उसके लिए तो बड़ी चीज़ थी। मैं जब 87 में घूमने गया था, तो मेरे को भी 100 आदमी छोड़ने गया। अब तो मेरी बीवी बच्चे भी लेने नहीं आते हैं। क्या वहाँ में, तो मैं उसको पहले ही बोला, ये मेरी वाइफ़ ने अभी केस स्टडी सबको बताया कि व्हाट इज़ माय कल्चर ऑफ वर्किंग। हुँ, तो मैं उसको एक पहली 3 ट्रिप तो ऑर्डर सोचना ही नहीं, पहले 3 ट्रिप ऑर्डर सोचना ही नहीं। और तेरे को 3rd ट्रिप में ऑर्डर मिलेगा। हुँ, तो पहली ट्रिप 21 दिन की, भाई साहब 21 दिन में जा के हम सब एयरपोर्ट भी लेने गए। हुँ, उस टाइम तो वेजिटेरियन, बीइंग अ वेजिटेरियन, खाने-पीने की तकलीफ भी होती थी, सब होती थी। गए, फिर मेरा 1.5 महीने बाद वापस वहीं जाएगा। हुँ, अरे, ऐसा बिलीफ है मेरा कि अगर आपको कोई मार्केट फ़ोकस करना है, एकदम टारगेट मार्केट फ़ोकस करना है, डोंट गो फॉर सेल, हुँ, लेकिन विज़िट बहुत फ़ोकस होनी चाहिए। तब जब एक्सपोर्ट भी चालू किया, तो कोई बैकग्राउंड नहीं, कुछ नहीं। आई ट्राई टू फाइंड पीपल, तो एक कंसर्न मेरे को मिला, तो बोला मैं आपको है ना, माल कहाँ जाता है बताऊँगा, कंट्री, और किससे लेने का बताऊँगा, पर कस्टमर का नाम दूँगा। मैं ठीक है।
तो एक हायर किया उसको, 25,000 रुपये महीना दूंगा, मतलब 1 साल का अपना कॉन्ट्रैक्ट 3 लाख रुपये हो गया। हमने उसे 3 महीने में सीखना सीख लिया, लेकिन कमिटमेंट इतना था कि मैंने उसको 3 लाख पूरे दे दिए। हम बोला अब जरूरत होगी बुला लूंगा, वरना 9 महीने नहीं, बोला अपना, बोले एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है, अपने 1 साल तक अपना कर, बोला आपको 1 साल के पूरे पैसे दे दिए मैंने, अब मेरे को जरूरत होगी तो बोल दूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच, हो गया। तो संजय एक्सपोर्ट्स के लिए जब गया तो मैं उसको बोला तो मिलेगा नहीं ऑर्डर, तो कोई भी नर्वस नहीं होना, कुछ भी नहीं। तो फर्स्ट ट्रिप हो गई, फिर सेकंड भेजा। तो मेरा फोकस ये रहता है कि जिस कंट्री में या जिस मार्केट में आप, फॉर एग्जांपल इफ आई हैव टू डेवलप दिल्ली मार्केट, तो मेरे को दिल्ली हर महीने आना चाहिए पहले 3-4 महीने तक, क्योंकि उस टाइम में क्या था कि एक्सपोर्ट में सोच इसलिए बताता हूँ आपको मैं कि लोग थाईलैंड लोग शॉपिंग के लिए जाते थे, सिंगापुर शॉपिंग के लिए जाते थे, तो कस्टमर को विश्वास कैसे होगा कि भाई ये बिजनेस के लिए आया कि शॉपिंग करने आया, टाइम पास करने आया। सो देन ऐसा, तो थर्ड ट्रिप में हमको जो सबसे पहला ऑर्डर मिला वो मिला $1,250 का। $1,250 का बस पहला। अच्छा, ऑन थर्ड ट्रिप पे। हाँ, उसके पहले मैंने कैटलॉग बनाया, बहुत बढ़िया कैटलॉग पे खर्चा किया। तो फर्स्ट ईयर जिस बिजनेस में नॉलेज नहीं, उसमें 38 लाख रुपया मैंने खाली कैटलॉग, ट्रेवल और मार्केटिंग में शुरू किया। और लेकिन ऊपर वाले की ऐसी कृपा रही कि मैंने 2 लाख रुपया कमाया, 40 लाख रुपया कमाया, 38 लाख खर्चा हो गया। लेकिन उस टाइम में ऑफिस जो बनाई थी, इतनी शानदार ऑफिस बनाई थी, उस टाइम पे हमने सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे छुट्टी निकल गया 91 में। तो मेरे को लोग बोलते थे इसका पैसा बहुत हो गया, इसलिए इसको मस्ती बहुत आ रही है। टोटल हम 5 ही आदमी थे ऑफिस पे, लेकिन ऑफिस बनाया था 30-35 आदमी के हिसाब से। तो ये सोच पहले सेकेंड फोर्थ सैटरडे क्यों छुट्टी रखना है, आई वांट टू बिकम लाइक इंटरनेशनल। ऑफिस का टाइम मार्केट का जो है, हमने 8:30 से 5:30, सब मेरे ऑफिस का टाइम 91 से है, जबकि पूरा देश 10-11 बजे पहले शुरू करता है, 8:30 बजे खत्म करता है। हाँ। तो सोच हमेशा अलग रखी। तो ये एक्सपोर्ट में हमको ऐसी हमारी ये हुई ग्रोथ। वैसे ही जब केबल का एक्सपोर्ट चालू किया, लेकिन आपका बिजनेस इंटरनेशनल है, तो वो टाइम जोन वगैरह कोई दिक्कत नहीं? सर पहले तो वो क्या बोलते, ईमेल होती नहीं थी, मोबाइल फोन होता नहीं था, तो आपको ऑफिस में आके रिप्लाई देनी होती थी, खाली टेलेक्स होता था, फैक्स होता था। करेक्ट। तो अगले दिन हो रहा है, अगले दिन होता है ये। अभी ये रिप्लाई हो गई, रात को 2 बजे उठो तो आपको 2-4 मेल मिलती है जी। वो था ही नहीं ना सर उस टाइम पे। हमको तो जब टेलेक्स में कोई टेलेक्स बताता तो मैं, संजय, मेरा साड़ू, दिनेश जी, हम लोग क्या बैठ के टेलेक्स, कोई तो मैसेज आ रहा है, नया नया, पहले आते भी 10 दिन में एक टेलेक्स आता था, बड़ी मुश्किल से नया नया काम शुरू कर रहे थे, एलसी का फैक्स आते थे, चूम जाते थे कि यार कुछ तो भी अच्छा आ रहा होगा, क्या निकल रहा, क्या ऑर्डर आ रहा है, या कोई इंक्वायरी आ रही। तो वो एरा बहुत अलग था जी। जब 2001 में हमने आर काबिल की जो मशीन खरीदी, ईपीसीजी स्कीम में खरीदी, पहले स्कीम होती थी, उसमें आपको ड्यूटी नहीं भरनी होती थी, आपको एक्सपोर्ट, उसके जितना बेनिफिट उसका एक मल्टीपल 20 टाइम या 40 टाइम आपको एक्सपोर्ट करना था, ऐसा कुछ तो रूल था। तो पहले लोकल में स्ट्रगल किया हमने, बड़ी मुश्किल से, बड़ा आर काबिल की लोकल की बात बना, मैंने सोच मार के, तो मैं खुद दुबई, मैं संजय गए, 1 बार गया, फिर 2 बार गया, मैंने कोई प्राइस ऑर्डर लिया ही नहीं, पहले पूरी मार्केट की डीप स्टडी की। फर्स्ट ट्रिप हो गया तो हर 15 दिन जाता था, क्योंकि इमेज ये बनानी थी कि लोग दुबई शॉपिंग के लिए आते हैं या मजा करने, वैसा नहीं है, मैं सीरियस बिजनेस में हूँ। तो अगर समझो मैं आपके पास आ जाए, फिर 20 दिन में रहता हूँ, फिर 20 दिन में रहता हूँ, फिर 20 दिन में रहता हूँ, तो आपको लगेगा कि बंदा कोई बिजनेस के लिए करना चाहता है। तो पूरे सारे सैंपल लिए मार्केट से, ये लिया, पूरा स्टडी बनाई कंप्लीट, और 5वीं ट्रिप में ऑर्डर लिया। ये एक बड़ी यूनिक बात आप बता रहे हैं कि मतलब ऑर्डर लेने का कोई ऐसा एग्रेशन आपने नहीं किया, सिर्फ आप अपनी कमिटमेंट, अपना प्रोडक्ट, अपने ब्रांड, उसी की चर्चा करके वापस आ जाते थे। ये कोई पुश नहीं था, क्योंकि जैसे ही आप पुश करोगे वहां से प्राइस का पुश आएगा। हाँ। तो फिर 5वीं ट्रिप में ऑर्डर लिया, और उसकी डिस्ट्रीब्यूटर को पहले दिन बोल दिया, तो बोला सर एक्सक्लूसिव, बोला नहीं सॉरी। तो सेकंड मीटिंग से बोल रहा था सर कि मैं अकेले को मोनोपोली दूंगा नहीं, आई हैव 4 डिस्ट्रीब्यूटर, जो भी पहला लेगा, इतना कमिटमेंट करता हूँ, सेकंड डिस्ट्रीब्यूटर आई टेक कंसेंट, मैं आज आपको दिया मैंने, कल इसको दे रहा हूँ, तो कंसेंट आई टेक इट, बट यू कैन नॉट फोर्स मी। तो वैसे हमने 5वीं ट्रिप में ऑर्डर लिया। तो ये क्या हो गया कि पूरा का पूरा मॉडल सस्टेन, हमारी पॉलिसी है कि हमने जो प्राइस बोल दिया, वी शुड नॉट नेगोशिएट। ओके। तो पॉलिसी बन गई। आज भी हमारा जो एक्सपोर्ट है टोटल एज ए ग्रुप, ट्रेडिंग आइटम भी, केमिकल का भी है, वायर एंड केबल का है, टोटल हमारा 2500 करोड़ का एक्सपोर्ट्स है। एंड अगर स्मॉलेस्ट, ये वर्ल्ड में केस स्टडी होगी सर, एक ही आदमी फुल टाइम सेल्स में
अभी एक को रखा, मैं बोला भैया तू भी 61 का हो गया, मैं 66 हो गया, एक रख लेते हैं। तो एक केस स्टडी देता हूँ सर कि कोई भी बिजनेस में कैन यू रन ए बिजनेस ऑफ 2500 crore विद ओनली 1 or 2 people इन द सेल्स इन द कंपनी? नॉट पॉसिबल। क्योंकि सारा ट्रांसपेरेंट है। हमारे कस्टमर के पास हमारी एक्सेल सीट है। व्हाट इज आई एम ए लॉन्ड्री मशीन। रॉ मटेरियल की कॉस्ट उनको मैं दे के रखता हूँ। माई प्रॉफिट इज फिक्स, एवरीथिंग इज वेरिएबल। तो आई एम ए लॉन्ड्री मशीन, मेरे कोट की धुलाई इतनी है, शर्ट की धुलाई इतनी है, पैंट की धुलाई इतनी है, अकॉर्डिंग टू जो केबल साइज होती है। तो इससे क्या होगा, चीज़ आसान हो गई। आप ये देखिए कि मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट हो मेरा मार्जिन कम है उसमें, लेकिन मेरी इनडायरेक्ट कॉस्ट बहुत बचती है। ये नहीं तो दुनिया भर के आदमी रखने पड़ते थे। तो चीज़ आसान कर दी। अभी जो लड़का रवि मेरे साथ में आया, अभी आपको तो एक मेरा कार पार्किंग का केस स्टडी देता हूँ, बहुत अच्छी केस स्टडी देता हूँ मैं आपको जी। मैंने बहुत सारे जगह दिया है कि जब भी ऑर्डर लेने जाते हो तो आप ये मत सोचो कि मेरे ऑर्डर लेके आना है। आप ये सोचो मैं रिलेशन बना के आऊँगा, क्योंकि आप क्लाइंट तो परमानेंट हो। आपको अगर बिल्डर हो तो पार्किंग सिस्टम रोज लगने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रिकल दुकान हो तो आपको रोज केबल लगने वाला ही लगने वाला है। तो लेकिन जब माइंड में प्रेशर लेके जाते हैं तो यू स्टार्ट लूजिंग योर ब्रांड, योर इमेज, एंड यू स्टार्ट नेगोशिएटिंग वेरी हाई। तो ये रवि जो लड़का है मेरा, ये हमको दिल्ली में ये जो भारती की बिल्डिंग है ना, एयरटेल वाली, एरोसिटी वाली, एरोसिटी की, तो उसकी 2300 गाड़ी का पार्किंग ऑर्डर था। तो ये रवि हमारे खोपल फैक्ट्री है, मैं, मेरा बेटा, मेरे साड़ू थे तभी एक्सपायर हो गए वो, ये ऑर्डर है। मैं रवि को आदमी को बोला जरा पानी लेके आ, तो उसके हाथ में मैंने से पानी डाल दिया। बोला खा कसम ये ऑर्डर नहीं लेना है। खा कसम के ऑर्डर नहीं लेना है। वो इतना जोर से लग गया, बोले भाई जी आपने मेरे को एक तो जयपुर से दिल्ली शिफ्ट कर दिया, पार्किंग बिजनेस डाल दिया, और पार्किंग का कोई ऑर्डर नहीं मिल रहा, और ये सबसे बड़ा ऑर्डर है, और आप बोलते खा कसम ऑर्डर नहीं लेना है। बोला खा आज तू मेरे को याद करेगा। उस टाइम 2 ऑर्डर हमारे चल रहे थे बड़े। माई कंपनी वॉज स्ट्रगलिंग, घाटे में चल रही थी 11-12 साल से, नया लाइसेंस कॉन्सेप्ट, नॉट ए प्रोडक्ट। एक और हमारा बेंगलोर में चल रहा था, एक दिल्ली में चल रहा था। बेंगलोर में चल रहा था 1200 गाड़ी का, ये चल रहा 2200 गाड़ी का पार्किंग का। बेंगलोर की गाड़ी के प्रेशर में हमने भाव कम करते गए हमारा LOI बन गया। अच्छा। और कोई तो भी एक जाके पत्थर मार के ऑर्डर भी नहीं मिला। तो मेरा क्या अचीव कर लिया हमने? कुछ नहीं, हम इधर करते हैं। तो फिर मैं दिल्ली आया खुद, तो जो वहाँ के चीफ परचेज वाले थे बोले काबा जी, यू आर नॉट ए सीरियस प्लेयर, मैं आपको ऑर्डर देना चाहता हूँ, आप ले नहीं रहे हो। तो उन्होंने मेरे को एक ऑफर दिया कि ये भाव में यू टेक इट और लीव इट। बस मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है, आई लीव इट, थैंक यू वेरी मच। भाई साहब आप रहोगे तो रियल एस्टेट में, चाहे भारतीय में रहो चाहे कहीं रहो, फिर कोई बिजनेस कर लेंगे, चलता हूँ, थैंक यू वेरी मच फॉर द सपोर्ट। फिर चला गया आके मैं यहाँ से गया था, बड़ा लंबा ट्रिप था मेरा, बांग्लादेश, कुल्लू मनाली में सब घूमते घूमते। फिर मेरी वाइफ आई, फिर हम लोग आसाम, तो फिर उनके घर पे गया मैं। भाई साहब देखो, उन्होंने बुलाया दोबारा? हाँ, मैं बोला चलो मिलता हूँ, क्योंकि सर भाई साहब एक काम करता हूँ मैं सर आपको 1 करोड़ का चेक देके जाता हूँ। मैं ऑफिस फ़ोन करता हूँ, आपको 1 करोड़ का चेक आ जाएगा, मेरी साइन की भी जरूरत नहीं है, मेरे साइन के बिना मेरा चेक हो जाए, गारंटी है। मैं आपको नहीं, आप जिस कंपनी का मेरे साथ प्राइस कंपेरिजन कर रहे हो ना, अगर उस आदमी ने ये प्रोजेक्ट आपको पूरा कर दिया तो आप 1 करोड़ रुपया जहाँ आपको इच्छा लगे चैरिटी कर देना। नहीं बोलता हूँ मंदिर में करना, जहाँ आपकी इच्छा, आप मस्जिद में कर देना, चर्च में कर देना, हॉस्पिटल में कर देना, लेकिन ये मेरी गारंटी है आप नहीं कर पाओगे। वो कहा भाई आप नहीं समझ रहे, आप सीरियस नहीं हो। बोला सर मैं एकदम सीरियस हूँ, मैं तो खाली आपको ये बताने आया हूँ कि मैं तो नहीं करूँगा, लेकिन आप जिसके साथ मेरे कंपैरिजन कर रहे हो ना, तो अगर वो पूरा कर देता, अपना काम अच्छे से जाता ना, तो मैं 1 करोड़ रुपया आपको चैरिटी के लिए दे रहा हूँ, मैं चलता हूँ। तो बोले आप फिर भी सोचिए। बोला आप इतना बोलते हो, फिर सोचता हूँ, लेकिन मैं यहाँ से भी जरा आसाम जा रहा हूँ, और आसाम में तभी हमारे पास रिलायंस का फ़ोन होता था, मोबाइल नंबर वहाँ चलता था। मैं उनको बोल के गया कि ये
शायद कभी नेटवर्क पकड़े नहीं तो आप ध्यान रखना, ऐसा मत कि मैं फ़ोन नहीं उठाया आपका, ऐसा बोल के मुझे लेना नहीं था फ़ोन। मैं चला के जाके वहाँ से फिर दार्जिलिंग होते जैसे मैं दार्जिलिंग में उतरा तो उनका फ़ोन आया, बोले कावड़ जी आप नहीं समझ रहे हो। नहीं समझता सर, क्या करूँ सर, बिल्कुल मैंने सब वर्किंग कर लिया। आपने जो इम्पोर्ट अगर आपके नाम से उतना रॉ मटेरियल ले लेंगे तो उसका एक 60 लाख रुपये फ़ायदा होता है, मैं 60 लाख रुपये आपको फ़ायदा कर दूंगा, मैंने सारी वर्किंग कर दी है। बट डन। फिर उधर मेरे आदमी के पास फ़ोन आया, बोले कि आप कामराज जी को बुला लो। तो वहाँ से मेरे को दिल्ली होते बड़ौदा जाना था, भाई साहब ने कोई रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया था, वो थे नहीं तो उसकी ओपनिंग में जाना था। तो मैं रवि को बोला देख ऐसा है कि उनको बोल दे कि बिना नेगोशिएट अगर काम देना है तो मैं आ जाता हूँ, वरना मेरे पास फ्लाइट की टिकट के पैसे भी नहीं और कपड़े भी नहीं खत्म हो गए। तो मैं कपड़े कभी लौटे में धुलाता नहीं हूँ, मैं जितने दिन की ट्रिप होती है उतने कपड़े ले जाता हूँ। मेरा मालूम माइंड सेट है कि आई नेवर गो फॉर वॉशिंग, जाता ही नहीं मैं 10 दिन जाऊँगा 10 दिन कपड़े ले जाता हूँ। मेरी ट्रिप भी बहुत लंबी थी, इंडिया से बांग्लादेश, फिर दिल्ली, दिल्ली से फिर हिमाचल घूमने गया, हिमाचल से इधर आया, फिर आसाम मार्केट सर्वे किया, फिर घूमा। आ जाइए। तो फिर मेरे साड़ू का फ़ोन आया कि आप बोला पहले दिन रात को पहुँच जाते हैं, तो यार फिर से अपन जरा सब कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब बहुत चीज़ में आ जाता भाई, फ़ायदा नहीं है। तो मैं रवि को बोला देखिए सर भैया साहब एयरपोर्ट पर बियर वियर लिया ना बढ़िया से, अपन होटल जाके बैठ के पीते बाकी मैं तो सो जाऊँगा, बाकी इनको दोनों को जो तुम तीनों जो करना कर लो। मैं देखो ये ऑर्डर अपना है, बराबर। अब पहले नक्की करो हम 4 जने, मैं हूँ, मेरे साड़ू वो डे टू डे देखते थे, रवि जो भी है इसके नीचे लड़का, बात कौन करेगा नक्की कर लो। तो बात आप करेंगे तो बोलो मेरी कंडीशन सुनो, वहाँ कुछ भी हो जाए कोई इशारा नहीं करेगा, कोई हाथ दबाएगा नहीं, कोई पाँव जैसा मार्केट होता है कलर और कुछ नहीं करेगा। और अगर उसके ऑफिस में आग भी लग गई तो भी सब अपने जगह भाग जाना, जिसको कोई दूसरा वेट नहीं करना। ये मेरे पिताजी का रूल है कि जब मेरी बेटी की शादी की हमने तो बड़ी धूमधाम से अच्छी तैयारी सीखी, तो उनका एक गाइडलाइन होता है कि जिसको जो काम दिया जाएगा वही काम करेगा। यहाँ पे अगर आग भी लग गई वो काम अपना छोड़ेगा, वो अपना काम छोड़ेगा नहीं। उसको अपना जिसको जो करना अपना काम को डायरेक्ट मत करो, 2 जन के पास जवाबदारी है, वो सारा बाकी देख लेंगे, बाकी जिसको काम तो बोले पक्का बोल डन ठीक है। और मैं बोला मेरे साड़ू को कि वो जो मेन बॉस वो मीटिंग में नहीं आएंगे। अच्छा। बोला नहीं आएगा, इतना बड़ा ऑर्डर है वो हो नहीं सकता, नहीं आएगा। बोला आप लिख लो, हम लोग 100 रुपये की अपनी शर्त लगा लेते हैं, वो नहीं आएंगे पक्का है। ठीक है बढ़ गया साहब, तो अच्छा था कि मैं बजा। तो उनका जो नंबर 2 है वो आया मीटिंग में, नंबर 2 आया जैसा आपने बैठे। तो मेरे सर आपके यहाँ में सुना है कोल्ड कॉफ़ी बहुत बढ़िया मिलती है, कोल्ड कॉफ़ी। तो हमने जो भाव, उन्होंने जो भाव मांगा था मेरे से काउंटर ऑफर, उससे 1.5 करोड़ रुपये ऑफर में तो खुद ही आ गया सामने से। अच्छा ठीक है, बस कुछ नहीं सकता है, बस काबे जी आपका ये भाव है सब पता देखो सब कुछ नहीं सकता है। फिर थोड़ा टाइम चला तो मैंने सब सुना आपके यहाँ लस्सी बहुत बढ़िया मिलती है, तो लस्सी तो कुछ नहीं सकता। बाद में मेरे साड़ू को बोले सर ऐसा है कि वो फिर और ऊपर आ गया भाव में, फिर गैप बहुत कम बच गया। तो मेरे साड़ू बोले सर आप दोनों बैठो, हम लोग बाहर चलते हैं। पूछा काबे जी बोले क्या हो सकता है। अब देखो आपने इतनी बढ़िया कॉफ़ी पिलाई है, इतनी बढ़िया लस्सी पिलाई है, तो ऑर्डर 31 करोड़ रुपये का था, मेरा 9 लाख रुपया, मेरा 30 करोड़ 60 लाख का भाव था, बस आपको 9 लाख रुपया कम करके 30 करोड़ 51 लाख रुपया कर देता हूँ। उसने हाथ मिलाया, मैंने हाथ मिलाया, मैंने उनको मोबाइल करके बुलाया, हम बोला तुम लोग बैठो मीटिंग में, मैं चलता हूँ जाके बाहर की पार्टी करता हूँ, शाम को एयरपोर्ट मिलते हैं। तो दिस इज कॉल्ड ए कॉन्फिडेंस। क्योंकि वो हमने जो इतना ब्रांड क्रिएट किया, इतने प्रोडक्ट के बारे में कॉन्फिडेंस दिया, उसको जाके सच बोल के आया, और वाकई में वो दूसरी कंपनी में काम देते ना, प्लास्टिक की बिल्डिंग नहीं बनती ही नहीं। आज उसके कारण से आज ये पोजीशन है कि भारतीय में हर पार्किंग का ऑर्डर हमको अपने आप मिलता है, बिना किसी डिस्कशन के, कि वी आर ए कंपनी ऑफ कमिटमेंट। हम ट्रांसपेरेंसी बात करते हैं, हमको भी कोई ज़्यादा मार्जिन नहीं चाहिए। मेरे लिए बहुत प्रेशियस ऑर्डर था, ऐसी बात नहीं है। एंड टुडे माय कंपनी सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ दिस ऑर्डर। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्किंग सॉल्यूशन आपने बनाया, नया बिजनेस। तो क्या है कि ये जो प्रेशर में जाते सी आपको, जैसे हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको पैसा कमाना है, सबको कमाना है,
तो पैसा कमाना शुड बी ए बाई प्रोडक्ट, नॉट ए मेन प्रोडक्ट. When you go for order should be a बाई प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट नहीं सर. ये माइंड में आपको ना सर सॉफ्ट बीमारी है. अब बहुत ज़्यादा फोकस करके आप जाएंगे. देखो, यू कैनॉट बी ए गुड नेगोशिएटर, यू कैनॉट टॉक वेरी कॉन्फिडेंटली व्हेन यू गॉट लॉट ऑफ प्रेशर इन योर माइंड. और वही अगर आपके माइंड में प्रेशर नहीं है तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए. नहीं, मैं दूसरी जगह जाऊँगा ना, करूँगा ना, आज नहीं करूँगा कल करूँगा. ये आप बात जो बोल रहे हैं बड़ी पते की है और हमने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया. अगर मैं अपने जो हमारी ट्रांजैक्शन हुई एक्विजिशन की उसकी बात करूं तो हमें तो बेचना ही नहीं था. दाम बढ़ता चला गया, हमें बेचना ही नहीं था. वो आए पहले जून 2020 में कि ये है. मैं कहा नहीं, बोले इतना अच्छा प्राइस दे रहे हैं, मैंने बेचना ही नहीं है. हमें कॉन्फिडेंट है कि हम 4 साल में इसको कहाँ ले जाएंगे. फिर वो कहा नहीं, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो. मैंने कहा सॉरी, माई लॉस, आप अपना पैसा अपने पास रखें. तो 2 महीना रेडियो साइलेंस. 2 महीने बाद आए कि भाव बढ़ा दिया है. मैंने बेचना ही नहीं. आई एम कॉन्फिडेंट मैं कहाँ जा रहा हूँ. तो जहाँ जा रहा हूँ अगर वो प्राइस आज देते हो तो बात करो, नहीं तो रहने दो. तो 6 महीना यही होता रहा, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे. जब वो फाइनली प्राइस आया, जैसे मैंने बताया, मैं फिर गया अपने पिताजी के पास, पूछा, हो गया. तो जो आप बात कह रहे हैं, अगर आपको अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस है, उसकी जो नीड है वो कंज्यूमर के लिए या सामने वाले के लिए कितनी है, उसकी फिटमेंट आपके सामने बिल्कुल क्लियर है, तो आपको जैसा आप कह रहे हैं पैसा कमाने की या प्रोडक्ट को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. अच्छा आदमी, अच्छा पार्टनर आपके पास आएगा और आपको बिजनेस दे के जाएगा, कहीं और जाएगा. तो वो आपने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है. तो लेकिन ज्यादातर लोग, 99% लोग यहाँ पे डर जाते हैं. मेरे खर्चे, मेरे सैलरी, मेरा रेंट कैसे निकलेगा. चलो आज झुक जाते हैं, कल को खड़े हो जाएंगे. तो ये एक जो आपने सोच यहाँ बताई है सब लोगों के लिए, तो इस सोच को बनाने में आपको समय लगा या ये आपकी शुरू से ही थी या मैं 81 में जब गया था, बोल रहा हूँ ना, हाँ, जब तो बहुत प्रेशर था, तब भी मैंने ऑर्डर नहीं लिया. तब भी ऑर्डर नहीं लिया. 81 से सर करते आ रहा हूँ. और आपने इस प्रैक्टिस का जो आपको बेनिफिट हुआ, क्या आपको लगता है ये एक रेप्लिकेबल प्रैक्टिस है हर बिजनेस के लिए? यस, यस, डेफिनेटली. जहाँ क्वालिटी है, प्रोडक्ट है, आपको कॉन्फिडेंस है, आपको झुकना नहीं. देखिए, मैं बताता हूँ एग्जांपल. 2007 या 8 में मंदी जो आई थी, बैंकर मंदी आई थी जी, सब प्राइम वाली. तो सब प्राइम वाली, सबसे पहले मेरी टीम की मीटिंग बुलाई. अब बोला नेक्स्ट 6 मंथ नो टारगेट, डोंट टेक एनी प्रेशर. किसकी सैलरी कट नहीं करूंगा, जो हो देखा जाएगा. मैं हैज ग्रो किया, क्योंकि अगर मार्केट खराब है उस टाइम पे आप सेल्स टीम को प्रेशर करोगे तो यू लूज देम. उनकी तबीयत खराब होगी, आपकी तबीयत खराब होगी. सो वी आर हियर टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट, ए कंपनी वेयर पीपल शुड वर्क विद द प्लेजर, नॉट विद द प्रेशर. सी, प्रेशर में परफॉर्मेंस टेम्पररी आ सकता है, प्लेजर का परफॉर्मेंस विल बी फॉर एवर. एक जो हमारे में वो प्रेशर 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 की होती है ना सर, मार्केट सी इकोनॉमी की साइज आप और मैं सर बड़ी नहीं कर सकते. आपके हाथ में भी नहीं, मेरे हाथ में भी नहीं. बिल्कुल. मार्केट में डिमांड हो या ना हो, ये भी आपके मेरे हाथ में नहीं है. मार्केट में डिमांड है और मेरे पास बिजनेस नहीं है, देयर इज अ प्रॉब्लम. मार्केट में डिमांड नहीं है, जैसे अभी जो चल रहा था पिछले 10-15 दिन से, ये थोड़ा जो एमएसएमई का रूल आ गया, जो उनको पेमेंट करना है 45 डेज में, तो एक लास्ट 10 दिन से उसका बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है, क्योंकि प्रेशर. तो उसमें मेरी टीम को बोलो, नहीं भाई साहब, अपना तो महीने का 500 करोड़ का सेल है, रोज का 15 करोड़ का ऑर्डर आने चाहिए. अरे मार्केट में डिमांड ही नहीं, वो कहाँ से लाएगा. सो व्हाट वी कैन थिंक, मार्केट शेयर मेरा जो है वो मेंटेन होना चाहिए. बाकी इकोनॉमी की साइज, मार्केट की साइज, ये मेरे हाथ में नहीं है. हमारा गोल है 20% ग्रो करना, 20% ग्रो करना चाहिए, दैट्स ऑल. तो ये अननेसेसरी का जो प्रेशर दुनिया भर का रहता है, कोई आई डोंट थिंक सो यूजफुल. बट आजकल जो ये बिजनेस नए बन रहे हैं उनके तो टारगेट्स सेट रहते हैं, बड़ी बड़ी सेल्स टीम नीचे घुस जाती हैं और प्रेशर रहता है किसी भी प्राइस पे लेके आओ. और खासकर ये जैसे ई कॉमर्स में हो गया है कि सस्ता बेचो, सस्ता खरीदो, ज़्यादा बेचो, ज़्यादा खरीदो. ये सस्टेनेबल है लॉन्ग टर्म? सर ऐसा है कि जिस ढंग से पैसा फ्लो हो रहा है, आज लॉस मेकिंग कंपनी की वैल्यूएशन इतनी हाई होती है, मेरे तो समझ के नहीं आता सर. सिंपल. आज भी यानी
लॉस कर रहे हैं, कंपनी की उतनी फिर वैल्यूएशन होती है, कुछ कंपनी की वैल्यूएशन तो 1-1 लाख करोड़ रुपये वैल्यूएशन है, प्रॉफिट अगर देखो तो हमारी जो छोटी कंपनी है जो अनलिस्टेड उसका प्रॉफिट उससे ज़्यादा है। हाँ, तो ये गणित है सर, दुनिया फ्यूचर को मानती है। मैं तो अभी कल ही देखे कैसे अमेजोन का जब IPO आया था हाँ, तो सर उसने उसी ने बोला था मेरा प्रॉफिट 17 साल के बाद आएगा, एंड स्टिल पीपल इन्वेस्ट इन कंपनी। स्टिल इन्वेस्टेड। लेकिन उसमें कॉन्फिडेंस था कि उसने क्लियर बोला था कि 17 साल के बाद प्रॉफिट आएगा, लोगों ने इन्वेस्ट किया। हमारे में से कौन बोलने की हिम्मत करता है? ये मैं भी आपके पास ही नहीं, आप इन्वेस्टमेंट गया सर 10 साल बाद कंपनी प्रॉफिट में आएगी, आज आप इन्वेस्ट करो। इतनी पेशेंस रखो। इतनी अब मेरे में तो नहीं है, सब लोगों में है। आई डोंट नो, माय चिल्ड्रन आर आल्सो इन्वेस्टिंग, कहाँ करते रहते हैं। हाँ, तो मैंने बोल के रखा भाई ये मैं तो फिगर देखूंगा ना, पूछूंगा, इट्स ऑल योर्स। आ भी गया तो आपका, नहीं आया तो भी आपका है। हाँ, मैंने ई-कॉमर्स ये सब नए बिजनेस चैलेंज, पीपल वांट टू इन्वेस्ट इन फ्यूचर टेक्नोलॉजी, इसमें किस प्रकार से क्या इकोनॉमिक्स चलती है। आई स्टिल बिलीव कि जो हमारे ओल्ड टेक्नोलॉजिकल बिजनेस है, आज आप देखिए हो ही गया ना, बैजूस का आप यहाँ से लेके 22 बिलियन से वापस 2 बिलियन पे आ गया। हाँ, वो 2 भी कहाँ, 200 मिलियन पे आ गया। मतलब जो भी है ना, जी, अब तो ये तो सर आपका फार्मेसी का भी आप देख लीजिए, जी, सेम स्टोरी। ये दो तो देखते देखते हम जो पढ़ रहे आ रहे हैं। जी, दिस इज आउट ऑफ माय थॉट्स एंड आउट ऑफ माय कैलकुलेशन। तो सस्टेनेबल बिजनेस और सस्टेनेबल ब्रांड के बारे में आपने काफ़ी चर्चा की, तो वो कैसे लोग बनाएं, मतलब क्या सोच रखनी चाहिए, और उसको आप अब उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसमें आपको क्या चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं लोगों के, सिस्टम के? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको सस्टेनेबल ब्रांड बनाना है तो सच की बुनियाद पे होना चाहिए। आप देखिए बहुत सारी कंपनी है, मैं इलेक्ट्रिकल लाइन की बात करता हूँ, हमारी लाइन की बात करता हूँ, जो बेसिक हम डे इन डे आउट, जैसे आपको बात करें एजुकेशन का, आप बजा रहे थे किसने किया, सिस्का कंपनी है फॉर एग्जाम्पल। अमिताभ बच्चन को भी लिया, इतना बड़ा ब्रांड बनाया, इतना खर्चा किया, आज राकेश जुनैन ने पैसा भी लगा दिया उसमें, आज कंपनी हालत खराब है। तो शायद बहुत सारे बिजनेस ऐसे भी होते हैं, लोग इसलिए बनाते हैं कि चलो मैं आके बना के ब्रांड की बेच दूंगा। तो जो लोग कंपनी ये सब करके बेचना चाहते हैं उनकी थ्योरी अलग होती है। जो कंपनी अगर आपको चलाना है तो आपको धरातल पे रह के काम करना पड़ेगा। सो आपका ATL एक्टिविटी कितनी होनी चाहिए, BTL कितनी होनी चाहिए, टीम पे कितना होना चाहिए, आपके टारगेट ऑडियंस पे आप कितना ध्यान रखें, तो सारा मिक्स करके होना चाहिए। गलती लोग क्या करते हैं, यार इसने अमिताभ बच्चन को लिया, इसने अक्षय कुमार को लिया, यहाँ से आप जैसे मैं भी ले लेता हूँ। फाउंडेशन हमारी कंपनी में अक्षय कुमार है, तो 6 साल से ये मैंने 10 साल पहले नहीं सोचा। 10 साल पहले सोचता शायद मैं पिट जाता। करेक्ट। नहीं तो शायद मेरी बैलेंस शीट उतनी पावरफुल थी, नहीं मेरे पास इतना नेटवर्क था। तो आज अरे कौन से टाइम पे क्या करना, सी यू शुड हैव योर ओन स्ट्रेंथ, नेवर ट्राई टू बिकम समवन। आज हम लोग फॉर एग्जांपल, अगर कोई सोचता है कि मैं जिस दिन सोचूं मैं होस्ट बन जाऊं, तो मैं होस्ट नहीं बन सकता सर। मेरे को ये सोचना है कि मेरे को RR ही बनना है और RR बनना है। मैं अपने आप में यूनिक RR कैसे बनूं? तो हर एक का क्या है कि आपकी यूनिक USP होती है। मिस्टेक लोग करते हैं कि कॉपीकेट करने जाते हैं कि नहीं चलो ये करते तो इट्स नॉट पॉसिबल। सी क्योंकि हर बिजनेस का एक को जो फिलोसफी मेरी जो है कि सर हर 5-10 साल में आपके बिजनेस का यू शुड हैव ए सफिशिएंट टाइम टू थिंक। जो मैं करता हूँ, हम लोग करते हैं बिल्कुल, कि आपका जैसे आज हमने RR का जब 1999 में चालू किया, उस टाइम का पर्पज और ऑब्जेक्टिव बहुत अलग था। 2010 में फिर चेंज हो गया, 2020 में फिर चेंज हो गया। अब मेरी कंपनी लिस्टिंग हो गई तो मेरे पर्पस ऑब्जेक्टिव फिर चेंज हो गए। तो वी शुड स्पेंड लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। एज सीनियर CXO जो टीम होती है या फैमिली मेंबर्स होते हैं या एक लेवल और नीचे के लोग, आपको हर 4-5 साल में बैठ के 3-4 दिन का ऑफसाइट करके ये तय करना चाहिए कि हमारा पर्पस और ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि आपने जो शुरू किया वो तो रहा ही नहीं, खत्म हो गया। करेक्ट। जिस दिन RR काम में चालू किया था उसके कितने वर्जन्स निकल आए, तभी तो सोचा नहीं था कंपनी वैल्यूएशन 16,000 रुपये हो जाएगी। ग्रो करना है, ठीक है ना। तो अब आगे हमारा ग्लोबल विजन हो जाता है, फिर कल कोई और विजन हो जाएगा। तो लेकिन यू शुड गिव ए सफिशिएंट टाइम कि वास्तव में आप करना क्या चाहते हैं। वो मैंने पर्सनल लाइफ में मोमेंट टू मोमेंट जीते जिस तरह से, लेकिन कंपनी में मोमेंट टू मोमेंट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कोई उल्टा होता है, पर्सनल लाइफ तो जीते स्ट्रेस में कि जो नहीं हुआ उसके बारे में दिन भर सोच के टाइम खराब करते हैं,
और कंपनी के अंदर डिसीजन लेते मोमेंट, आज मार्केट खराब है, चलो आज जैसे हमारा खराब, कैसे एक काम करो, 2 का भाव कम कर दो, 3 का भाव कर दो, कैसे भी सेल ले आओ। अरे मार्केट का एमओपी एक बार आप नीचे ले आओ, आपको ऊपर लाने में हालत खराब हो जाएगी। हालत खराब हो जाएगी। तो जो बिजनेस में मोमेंट टू मोमेंट डिसीजन लेते हैं ना, समय को देख के, वो गलत है। वहाँ तो करना चाहिए लॉन्ग टर्म को देख के कि आपको ये करने से, तो वो एक लॉन्ग टर्म विजन होराइजन लेके अगर आप काम करते हैं, देन यू कैन डेफिनेटली क्रिएट ए ब्रांड। ऐसा नहीं, आज देखिए मैं कल उदयपुर था, जो टपरी चाय वाला जो अपना जो जी। उसके जयपुर में है, उदयपुर, तो उसके एक सीढ़ी था, आज कर रहा है ना, भले धीरे जा रहा होगा, धीरे उसने जा एक साथ में 50-100 ब्रांच नहीं की, लेकिन सस्टेन मॉडल कर रहा है। तो लेकिन मैं ये सोच लूँ नहीं यार, अपने 100 ब्रांच करनी है। हमारे मुंबई में एक ये वाला चाह करके, पूना का मैं सुना, उसकी 300 दुकानें, तो उसके लिए वो मॉडल सही है। जो टपरी वाला कर रहा है उसके लिए वो 4 दुकान करके फिर धीरे धीरे ग्रो करेगा, उसके लिए वो मॉडल सही है। तो हर एक का एक मॉडल अलग है, तो अपने अपने मॉडल बनाइए, उस पर स्थिर रहिए आप बिल्कुल, और फिर मॉडल को चलाइए अच्छे से, आपकी जीत होगी। तो मतलब मार्केट कंडीशंस की वजह से जो आपने सोचा है, समझा है, जिस पे दिमाग लगा के अपने स्ट्रेटजी बनाई है, उसको बार बार छेड़े ना, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के लिए आपने बनाई है। हाँ। मार्केट की कंडीशंस पे आप थोड़ा ट्वीक कर सकते हैं, लेकिन फंडामेंटली अपनी जो स्ट्रेटजी है उस पर आप टिके रहेंगे। हाँ, 80% तो टिका रहना चाहिए, 20% फ्लेक्सिबिलिटी रहनी हाँ चाहिए। जैसे हमारा भी सेल्स पॉलिसी जो होती है, जो मार्केटिंग एक्टिविटी होती है, जी। 80% नेशनल है, 20% रीजनल है। तो सर B2C में तो ब्रांड बनाना, जैसे मैं रिलेटिवली कहूँ, B2B बिजनेस टू बिजनेस से आसान है, क्योंकि आपका कंज्यूमर आपका प्रोडक्ट ले रहा है, उसको चख के यूज करके आपको फीडबैक भी दे रहा है, और वो इम्पल्स परचेज में भी आ जाता है। तो वायर कोई इम्पल्स परचेज तो है नहीं, तो यहाँ पे ब्रांड बनाना ये एक अपहिल टास्क है कि भाई, और वो भी उन लोगों के बीच में जो कि सामान, मतलब मैं अगर अपने आर्किटेक्ट या कंस्ट्रक्शन वाले, मुझे पता नहीं वो क्या लगा रहे हैं, कहाँ लगा रहे हैं, और वो लग के पीछे लग भी गया दीवार के पीछे, मुझे पता भी नहीं क्या लगा है। तो वहां पे यही चीज लगे। अब कई जगह में डिस्कशन करते हैं, बोलते हैं कि भाई अब एशियन का ही पेड़ लाना, आप RR काबिल की ही तारें लगाना, दूसरी मत लगाना। तो अब ये चीजें सुनने में आ रही हैं, तो ये कैसे, मतलब उन लोगों को इलेक्ट्रिशियन लेवल तक उस ब्रांड को ले जाने में आपने क्या स्ट्रेटजी लगाई? देखिए ऐसा है कि हमारा 70% सेल B2C रिटेल है। अच्छा, रिटेल है। मेरा हाईएस्ट रिटेल पूरे इंडिया में जितनी कंपनी है उसमें सबसे रिटेल हमारा हाईएस्ट, और हमारा जो फॉरेन में भी जितना सेल है वो 100% रिटेल है। ओके। हाँ, तो रिटेल में क्या होता है कि सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूटर, फिर उसके बाद आता रिटेलर, फिर आता इलेक्ट्रिशियन। तो हमारी जो पहुंच हमने इलेक्ट्रिशियन तक की शुरू से, इससे रिवर्स लास्ट माइल ही मेन कुछ है, उसके पहले की तो अगर वही सामने से मांगेगा तो जीत होगी। तो लास्ट माइल पे पूरा फोकस किया। वी आर द फर्स्ट कंपनी जिसने बहुत सारे इनोवेटिव आइडिया किए, जो मोदी जी की जो चाय चर्चा चौपाल हमने पहले चालू की। अच्छा। नुक्कड़ हमने पहले सबसे चालू की, हमारी गाड़ियाँ गांव-गांव में घूमती है, पूरे वायर के बारे में लोग समझाती है, ये सब हमने वे बिहाइंड 2010 से हम लोग कर रहे हैं। अच्छा। तो पूरा फोकस हमने रूरल में किया, अर्बन में किया और ये किया। इसके बावजूद भी थोड़ा सा सेंसिटिव बिजनेस है ये। बहुत छोटी छोटी कंपनियां आती है, इलेक्ट्रिशियन को टेम्पटेशन देती है, देखिए पर कोयल आपको 30 रुपये मिल जाएगा, उनको तो इमीडिएट पैसे चाहिए, तो टेम्प्ट हो भी जाते हैं। जैसे डॉक्टर वाला, ये हमारा फार्मा वाला बिजनेस जैसे हाँ, स्पेसिफिकेशन करने वाले को सब मिलता है, तो रूट है यहाँ पे। करेक्ट। ये चीज़ फॉरेन में नहीं है, वहाँ पे आपका ब्रांड बन गया, दे विल कम RR चाहिए, दैट्स ऑल। तो वहाँ मेरा कोई इंसेंटिव नहीं है, कुछ नहीं है, सारा चलता है। तो यहाँ पे लेकिन पूरा चेन है, इसको बैठाना पड़ता है। आपकी से हमने TVC किया। TVC किया, उसके लिए फोकस क्या था कि मतलब इलेक्ट्रिशियन देखें या? सर बेसिकली क्या होता है कि आपको समय समय पे आपका परसेप्शन बदली करना पड़ता है इन कॉमन मैन ऑल्सो। तो मेरा TVC एड में मैं बता दूँ आपको कि कोई इलेक्ट्रिशियन तो देखता नहीं होगा, या देखा भी होगा तो बहुत कम होगा। अब घर की लेडीज देखती है, जेंट्स देखते हैं, आप और हमारे देखते हैं तो बहुत टेढ़ आती है, देख लिया कुछ हो। लेकिन कहीं ना कहीं आपको मेरा दिमाग में था कि इट शुड बी एन हाउस होल्ड नेम, क्योंकि मेरे को वायर तक तो रुकना नहीं है ना। आगे चल के धीरे धीरे हम लोग पंखे में आ गए, स्विचेस में आ गए, लाइटिंग में आ गए, अभी और नए नए प्रोडक्ट में आएंगे, तो जाना है। लेकिन वो जाए या नहीं जाए, लेकिन इट्स समबडी एंड मीन्स एक जीवन में ये होता है कि आपको आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी कंपनी के बारे में परसेप्शन को चेंज करना पड़ता है। जैसे आज मैं फॉर एग्जांपल
हमने जब एक्सपोर्ट चालू किया तो मैंने ऑफिस बनाई, इतनी शानदार ऑफिस बनाई कि यानी मैं तो वही था गोपाल काबरा, मैं तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन ऑफिस देख के लोगों को लगा ये हो गया। फिर जब 2000 में मैं नई ऑफिस में गया, खुद का बिल्डिंग बनाया, पूरा 27 फुट की हाइट, एक अलग टाइप का ऑफिस बनाया, ऑफिस के अंदर गार्डन है, सब कुछ है जहाँ बैठता हूँ मैं, तो आई एम द सेम मैन। तब तक हमने चैरिटी काम था, तो बम्बई में 2 रेसिडेंशियल स्कूल बनाई सेवा के लिए, तो अलग बने, तो एक लोगों का हमारे बारे में परसेप्शन चेंज हो गया। वैसे जो सारी टीवीसी होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक परसेप्शन चेंज करना है दैट यू आर ए नेशनल कंपनी और यू आर ए ग्लोबल कंपनी, सारा होता है। तो परसेप्शन क्रिएशन के लिए आप वो मास मीडिया में गए, मास मीडिया में जाना पड़ता है, और जो ग्राउंड वर्क में काम करना पड़ता है, तो नीचे अपना इलेक्ट्रिशियन मीटिंग करना जहाँ से पड़ता है, डिमांड, फिर वैसे रिटेलर से मीटिंग करनी पड़ती है। तो हमारे साथ 800 आदमी की टीम है, जी, पूरी रहती है कंप्लीट 360, वो इलेक्शन कैंपेन जैसा सर। यू हैव टू बी ऑलवेज ऑन इलेक्शन मोड, यू ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। लेकिन जब ये आप कंपनी बना रहे हैं तो आपने कहा कि जैसे आपने खुद जब बिजनेस शुरू किया और बहुत ही बचपन में पढ़ाई छोड़ के 10वीं के बाद ही आप शुरू हो गए, तो ये प्रोफेशनल्स को जब आप हायर करते हैं तो उनमें क्या देखते हैं, मतलब क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? मतलब डिग्री वगैरह का तो जैसे मुझे आइडिया लग रहा है ज़्यादा कोई अहमियत है नहीं, उनके काम और एक्सपीरियंस को ज़्यादा आप देखते हैं। सी 2 चीज़ देखना पड़ता है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारी जैसी कंपनी की साइज में, तो लाइक RR का हमारे 7,000 करोड़ का, बाकी ग्रुप 7,000 करोड़ का और है दूसरा, तो ये घर में नई बहू लाने जैसा हो जाता है मैटर, घर में नहीं बहू लाने लाने जैसा। जैसा हो जाता है, क्योंकि पुराने लोग तो जमे हुए, एकदम बिल्कुल जमे हुए, आप ला रहे हो सीनियर्स ला रहे हो, टॉप में ला रहे हो, तो पहले तो ये मैं तो ये बोलता हूँ कि सबसे पहली क्वालिटी ऑफ एनी प्रोफेशनल, चाहे घर का मेंबर हो, सबको साथ लेके चलने वाली क्वालिटी सबसे पहली होती है सर। ओके। उसके बाद बाकी सब नीचे। जब इंटरव्यू देता आदमी, सी आप दोनों इंटरव्यू देख लो, जब उसको जॉब चाहिए तब इंटरव्यू अलग होती है, और जब एग्जिट इंटरव्यू लेते हो तब इंटरव्यू अलग होती है। ये शुड भी एक क्लासिक केस स्टडी होती है, और हम लोग एग्जिट इंटरव्यू बहुत बढ़िया से लेते हैं, सिस्टम डाल के रखा हुआ है, क्योंकि उसने आदमी सच बोलता है। अब तो जा रहा है ना, अब जा रहा है तो उसको डर नहीं है, तो सच बोलता है, और जब आता है तो वो कितना सच बोलता है हम भी जानते हैं। करेक्ट। कंपनी के सारे रिकॉर्ड उसकी पुरानी कंपनी के सिर्फ उसके कहाँ से होते हैं। अगर आप इंटरव्यू में देखेंगे, आप मिलेंगे कि जितनी उस कंपनी की ग्रोथ हुई है जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। ऐसा क्लेम करते हैं, ऐसा क्लेम करते हैं, आप में भी कई सारे लोग रखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सबको साथ लेके चलने वाला है कि नहीं, दूसरा टिकने वाला है कि नहीं। ये आज की जो बड़ी चैलेंज है, एटलीस्ट बिलो 40 में, ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अपना CV बनाने में लगे रहते हैं, यहाँ से वहाँ से जब वो 30% 20% हाई को, एक्चुअली वो मार्केट में धारा ही हो गई है कि जंप करना 30% मिलता है। और फिर वो खास करके जब स्टार्टअप ये सब आने का, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है उसमें तो सैलरी लेवल इस समझ ही नहीं रहा क्या होता है। तो ये 2-3 चीज़ देखनी पड़ती है। उसका बैकग्राउंड चेक करते हैं, एक्चुअली कोई ना कोई रेफरेंस मिल जाता है, इंडस्ट्री में है तो उस हिसाब से देखते हैं, मिल जाता तो स्टिल इट्स यू कैन नॉट टेल कि कोई भी फार्मूला इसमें जो है वो 100% अपना परफेक्ट है। तो लेकिन जैसे लोग आ गए तो उसमें आपका कल्चर तो यूनिक है, आपका वर्किंग स्टाइल भी यूनिक है, तो कल्चर उनमें डालना, उनमें वो पेशेंस डालना, वो कल्चर बिल्डिंग आप कैसे करते हैं? तो उसमें ऐसा है कि इंटीग्रेशन में बहुत फोकस करना पड़ता है। इंटीग्रेशन, see generally what we do, see it's a good learning from good MNCs, कि वो लोग जैसे नेवी लोग रखते हैं तो पहले 1 महीना 2 महीना पूरी उनकी सारी ट्रेनिंग वो सारी चलती है, सीधा उसको काम पे लगा देने में तकलीफ होती है। तो यू शुड पेशेंस, आप चाहे कोई भी लेवल हो, कितनी पगार आप देते हो सर, ऐसा भी लगता है ना कि आप दे तो दिया, पगार भी दे रहे हैं और वैसा कुछ काम भी सिखा भी रहे हैं, तो एटलीस्ट क्या एक ब्रीदिंग टाइम जो है ना वो होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन हो अच्छे से, फिर उसको पहले वो जो आता है उसने भी आते ही जो अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, वो लोग सर फेल हो जाते हैं सर। आई हैव सो गुड एक्सपीरियंस इन माई कंपनी, हमने कुछ लिए फिर हटाए, बड़ी मुश्किल से सब कुछ किया, लेकिन लाइफ में सो वो प्रोसेस भी हमने कर लिया लाइफ में, लेकिन इट्स अ बिग चैलेंजिंग इफ यू आस्क मी ऑनेस्टली, क्योंकि आदमी एक तो बहुत कम लोग होते हैं जो पास का बैकग्राउंड भूल जाते हैं। अभी भी आते हैं, वो बोले सर मेरी कंपनी वो किया, तो मैं उसको एक दिन पूछा, यार बॉस अभी तुम RR में यार 1 साल हो गया, अब तो कंपनी भूल जाओ, बार बार उस कंपनी एग्जांपल देके फायदा क्या है? स्टिल यू आर नॉट कन्विंस्ड दैट यू आर इन RR, व्हाट्स द पॉइंट? व्हाट्स द पॉइंट? तो फिर जयराम जी कर दिया हमने उसको। फिर
अच्छा, उसी बात पे नहीं, उसी बात पे मतलब समझ उसका गया कि रवैया यार बदला नहीं। वो बेचारा निकल ही नहीं रहा है अपनी पुरानी कंपनी की बीमारी से, अपनी पुरानी कंपनी के ट्रैक रिकॉर्ड से। तो डरा मैं फिर आई गॉट गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो, बैड एक्सपीरियंस ऑल्सो। आप लाइफ में करोगे तो हमेशा तो अच्छा होता नहीं है। करेक्ट। मैंने तो बहुत सारे बिजनेस एग्जिट भी किए, तो मैं मोहब्बत करता नहीं लाइफ में कि मैंने चालू किया मैं कैसे बंद करूँ। मैंने घर भी, अभी जो नए घर में जा रहा हूँ, 5वें घर में जा रहा हूँ नया रहने। ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात बोली। यहाँ भी लोग काफ़ी अटक जाते हैं कि ये मेरा बेबी है, मैंने पैदा किया, मैं ग्रो कर रहा हूँ, कैसे इसको मैं बंद करूँ? ये घर था, मैंने बनाया मेहनत करके, खून पसीना करके, तो मैं इसको कैसे छोड़ के चला ना जाऊँ? ना ना, मैं तो मानता ये ही नहीं लगाव नहीं है। सर। क्यों लगाव करने का? हम्म, जब आपने घर नया ले लिया है तो आपको मालूम आपको नए घर में जाना है। तो मैं अभी 10 दिन पहले शिफ्ट हुआ हूँ, तो अच्छा। मेरे को मेरी साली पूछती थी जब कैसे लग रहा है, मतलब बड़े आपको पुराने घर की याद नहीं आती है। तो मैंने 5 साल पहले लिया, तब सोच लिया मेरे को जाना है। हाँ, तो वहाँ से तो डिस्कनेक्ट। मेरा फर्स्ट डे भी नहीं हुआ। हम्म, आई कैन स्लीप वेरी वेल, नो प्रॉब्लम। हम्म, अभी ऑफिस होती है, जिसमें सब बोलते हैं अभी ये मेरा जो घर है अब बिकना नहीं, क्योंकि उस घर में भी जब मैं गया तब मिलियनर था, से भी कम था। इस घर से निकला हूँ बिलियनर बन के जा रहा हूँ। सब समझाते मत बेचो मत बेचो। कि ये शुभ है। सुबह में बोलो वैसे मेरे 15-15 करोड़ रुपये आएगा, उसे हाँ, धंधे में लगाऊंगा और कमा लूंगा, लाइफ में वो बेटर है। हाँ, तो बेसिकली अननेसेसरी मोहब्बत हम्म, वस्तु से करना, क्योंकि मेरा घर परमानेंट, आपको मेरा की फिक्स बताओ, जो चीज़ परमानेंट उससे मोहब्बत मत करो। हम्म, वो घर ही परमानेंट नहीं, मालूम है बेची नया खरीद लिया है, नए घर में जाना है तो परमानेंट रहा नहीं, फिर उससे मोहब्बत करके फायदा क्या? जो बिजनेस नहीं चल रहा, गारमेंट बिजनेस चालू किया, एग्जिटेड, मैंने ग्रेन एक्सपोर्ट चालू किया, नुकसान किया, नफा किया, एग्जिट कर दिया, बहुत सारे किए। ऐसे नहीं, एक कंपनी के लिए तो सिंगापुर कंपनी एजेंसी, उसके लिए इतना बड़ा ब्रांड किया, इतनी मेहनत की, कम से कम 10-12 करोड़ रुपये कॉन्सेप्ट को चलाने में कोशिश किया मैंने, नुकसान गया। लेकिन बोला भाई साहब लेट्स क्लोज दिस। वो लोग क्या बोलेंगे, सी ये बड़ी बीमारी, लोग क्या कहेंगे उसमें रह जाते हैं। लोगों का काम कहना है, भुगतना तो हमको है। करेक्ट। वो तो कह के निकल जाएंगे निकल जाएंगे। और हम उसको लेके चलते रहेंगे, नुकसान खाते रहेंगे। ये बहुत आपने बड़ी पते की बात बोली। सर, ये जो आपकी प्रोडक्ट है, ये काफ़ी लाइव्स को भी टच करती है। जैसे हमारे पास कुछ स्टैटिस्टिक्स हैं कि 70% लोग या फायर्स जो हैं बॉम्बे में आज शॉर्ट सर्किट की वजह से होती हैं। तो सेफ्टी पे और ट्रस्ट बिल्डिंग पे आपका मतलब क्या इनोवेशन रही, और आपको कब लगा कि भाई अगर ये नहीं किया तो हम शायद लोगों को अपना प्रॉमिस नहीं दे पाएंगे? पूरे इंडस्ट्रीज में आई एम नोन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ब्रांड एम्बेसडर। मैं एक ही आदमी जो विषय बात करता हूँ। हमने जो वायर की फैक्ट्री भी लगाई थी तो हमारे ऑफिस में आग लग गई थी वायर के कारण से। अच्छा, दैट्स द रीजन आई केम इनटू दिस बिजनेस, नंबर 1। दैट्स द रीजन यू केम इनटू दिस। यस। और हमको पीछे का एक बैकग्राउंड था कि कॉपर ड्राइंग तो आती थी हमको, क्योंकि हाँ। वाइंडिंग वगैरह लगता है, उतना ही नॉलेज कुछ नहीं था। और दूसरा एक बंदा हमने फिनलेक्स से रखा हुआ था, तो चूंकि उसने खुद का बिजनेस चालू किया था, उसने माल दिया था, हमारा पैसा अटक गया था, 3 पार्टनर थे। तो ये बड़ा ईमानदार आदमी था, तो उसने उस कंपनी छोड़ी, बोले मैं आपकी कंपनी में नौकरी करता हूँ, अब मेरे को पगार कम दीजिएगा, मैं इतना आपको जरूर है कि कुछ पैसा आपको कवर कर दूं। तो उसके मन में इच्छा थी कि चल मैं भी अपना कुछ पुराने धंधे में आ जाऊं वापस कोई भी हालत में। तो ये वाज आल्सो इंस्ट्रूमेंट, हमको भी कुछ नया करना था, जमीन हमारे पास थी, हम आ गए। तो बेसिकली क्या है कि इट्स क्वाइट अनफॉर्चुनेट इन दिस कंट्री कि जैसे उपहार थिएटर में जो आग लगी जी, और लोग मरे, 105 लोग मरे जी, लेकिन देश में आज तक कानून नहीं बदली हुआ। आम जनता इसमें खुश है और सरकार इसमें खुश है कि अपना यूनिटेक के मालिक को आपने इसके लिए जेल में भेज दिया। बट ये हादसा दोबारा ना हो। उसके लिए आज भी कानून बदली नहीं हुआ है। वी आर द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू मेक लो स्मोक जीरो हेलोजन वायर। ओके। लोग आग से नहीं मरते, धुएं से मरते हैं। मीडिया की टाइटल जो होती है, यहाँ आग लगी इतने लोग मर गए, यहाँ आग लगी इतने लोग मर गए, लोग आग से नहीं। उपहार थिएटर में लोग क्यों मरे? धुएं से। धुएं से। क्योंकि जब आपकी उसमें थिएटर में धुआं हो जाता है, समझे, आप यहाँ बैठे हम लोग, अगर आग लगे इतना धुआं हो जाएगा कि हमको गेट ही नहीं बन पड़ेगा, हम कहाँ से निकले। और वो आपके लंग्स में भी जाएगा, आप सांस भी लेंगे, एक श्वास नहीं ले पाते, फिर वो ब्रीदिंग हो अपने दिखता नहीं है, तब से कूद जाते हैं। तो चाहे उपहार थिएटर हो, चाहे कमला मिल का फायर हो, चाहे अमरी हॉस्पिटल कलकत्ता की फायर हो, या सूरत की कोचिंग क्लासेस हो, सारे के सारे लोग धुएं से मरे। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि आज भी इस देश में ये कंपल्सरी नहीं हुआ कि थिएटर है कि हॉस्पिटल है उसमें इस टाइप का वायर जाना चाहिए जिसमें आग लगी तो धुआं नहीं होगा। वो स्पेसिफिकेशंस क्लियर नहीं है सर। मैं ये प्रोडक्ट आज 24 साल से बनाता हूँ।
1% मेरा सेल है डोमेस्टिक में, जबकि मेरा एक्सपोर्ट में हाई सेल हुई है। ये देखिए, यही इंग्लैंड में और हमारे में फ़र्क है। सेंट्रल लंदन में एक बिल्डिंग में आग लगी, पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठा, कमेटी बैठी, पूरा मार्केट से माल फ्रीज हुआ। इसको पैसा, क्योंकि हमको हमारा सबसे बड़ा मार्केट यूके है, तो हमारा अच्छा बिजनेस था। बाद में वो लोग टर्की से माल लेने के लिए, टर्की से माल चोरी का साइज आ रहा था इंग्लैंड में भी। ओके, तो हमने ठीक है, तो बोला नहीं, द मैन्युफैक्चर रिस्पॉन्सिबल, व्हाई शुड बी वरी, ऐसे उससे योर बेबी। जैसे हुआ हमारा सेल वापस बढ़ना शुरू हुआ। आज हम लोग ये मैक्सिमम माल बेच रहे हैं। फिर आपका आयरलैंड हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसमें पूरा पीवीसी वायर बैंड हो गया, इवन केबल भी बैंड हो गए। पीवीसी वायर से धुआं होता है। अभी मैंने यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में सब मेहनत की, तो अभी इन्होंने किया कि चलो उसको लो स्मोक, पहली बात तो ये लो स्मोक यूरेजन वायर को BIS के पास फैसिलिटी नहीं है, इसलिए मेरे को अप्रूवल मिलने में 20 साल लगे। उनके पास फैसिलिटी नहीं है उसको अप्रूव करने की, जिसका मुद्दा, पर आज तो है। आज तो है। अभी मैंने किया, मैंने ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल को बात किया, मैंने अपना फायर ऑफिसर को बात किया, एटलीस्ट जो अभी किया इन्होंने कंपल्सरी किया है कि थोड़ा होगा, लेकिन साथ में वो भारतीय आदत है, एक कॉमा मार के एक और कर दिया कि FRLS, जो FRLS बाय इंडिया बनता है सर, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ये मैं बात करते करते थक जाता हूँ, हर जगह मीडिया में जाता हूँ, बात करता हूँ, लेकिन कानून चेंज करने में ये बहुत तकलीफ वाला काम है। तो इट्स अ बिग चैलेंज। और इतनी चोरी हो रही है इस देश में। मैं बीइंग एन IMA पास पर्सन हूँ, सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का अगर पूरे विश्व में अगर सबसे लो स्टैंडर्ड कहीं होगा तो भारत में। अच्छा, आप सेफ्टी का मतलब, अभी आप भी अपना घर बनाओगे, आपको कोई ध्यान जाएगा नहीं, उसको जो मर्जी लगा देगा, फिर आप भुगतोगे ना। तो आप ऐसी कोई ऑडिट सर्विस भी देते हैं कि भाई आपने घर बना लिया, मेरा आदमी आके चेक कर में लेगा? चला जाता अंदर, क्या करूँगा? हाँ, फिर कोई तोड़ेगा तो है नहीं। सोच रहे हैं हम लोग ऑडिट सर्विस करें, सोशल कॉज के लिए करें, पैसे करें, समझ जाए, पर अल्टीमेटली व्हाई नॉट सरकार कुछ करे। जो इलेक्ट्रिकल कंसर्न MEB कंसर्न में मिलता हूँ, वो नाम लिख देते हैं, एक साथ में 17 ब्रांड लिखेंगे। हमें तो कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा? जो सबसे सस्ता मिलेगा उसको तो अपना मार्जिन, फिर वो क्या करते हैं, ऐसे स्टॉक मार्केट आइटम और लिख देते हैं। ये बड़ा एक चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। जैसे आज ये पार्लियामेंट बना, फॉर एग्जाम्पल आपको, तो पार्लियामेंट में पहले हम 3 ही ब्रांड थे और लो स्मोक यूरेजन वायर था। फिर MSME वाले चले गए, सर बोले तो मोनोपोली हो गई है। ऐसा कुछ नहीं कि मैं अकेला, दुनिया बनाती है, दुनिया भर के ब्रांड चले गए, हमारे के दूसरे ब्रांड चले गए। तो एकदम, और इसके लिए कुछ कास्ट में फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले हम जब 1999 में लाए तो 55% का भाव में फ़र्क था, अब ये फ़र्क हो गया 18% का। 18%? हाँ, खाली आपके पूरे घर में, सर बता दो आपको, 3 BHK का आप अगर घर बनाते हैं तो खाली 16,000 रुपये की कॉस्ट में फ़र्क पड़ता है टू गेट अ बेटर प्रोडक्ट, बस। लेकिन वो 16,000 रुपये देने को नहीं है लोगों को। अच्छा, मेरे को लगता है लोगों को इस बात का पता ही नहीं है सर। पता होने के बावजूद भी, एक तो क्या होता है सर, बिल्डर के हमारे बजट क्या होते हैं कि सब प्रोजेक्ट पूरे, हमारा नंबर लगता है लास्ट में वायर का, तो लास्ट में बजट खत्म हो जाता है। उससे पहले तो सारा पत्थर में खर्च हो जाता है। तो वो सिंसियरली नहीं, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से आज इतनी अच्छी ऑफिस बन रही है। समझो आज आपके DLF में जो एक ऑफिस आप देखें, जैसे E&Y का ऑफिस बन रहा है, या समझो PwC का ऑफिस बन रहा है, कि डेलॉयट का बन रहा है, कि HSBC बैंक का बन रहा है। इस मामले में मैं कहूँगा कि इससे अच्छा तो हम लोग ने जो हिंदुस्तान लीवर का जो कॉर्पोरेट ऑफिस बना आज से 20-22 साल पहले, प्रॉक्टर गैम्बल का जो ऑफिस बना, उसमें हमने पूरा ये वायर दिया है जिसमें आगे धुआं नहीं लगता है। उस जमाने में हाँ, आज भी नहीं है, पर हम भी कोशिश करें, लेकिन बाकी मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। अब वो एक कलर लड़ रहा हूँ, बोला ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कलर लड़ रहा है, या ईमानदारी के खिलाफ एक कलर लड़ रहा है, सेफ्टी के कैसे एक कलर लड़ रहा हूँ। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। मैं शुरुआत में एक कल, एक दिन तो मेरा कारवा बनेगा सर, कारवा बनेगा। आई विल विन दिस। बिल्कुल। तो चाइना +1 इंडिया को कहते हैं, या ये इंडिया की अपनी स्ट्रेटजी है, मतलब दिस विल गोइंग टू रूल द वर्ल्ड? मैं तो चाइना +1 में मानता नहीं हूँ। आप नहीं मानते? मैं खुद का ब्रांड क्रिएट कर रहा हूँ। करेक्ट। चाइना प्लस वो लोग मान रहे हैं जो आज चाइना का सबसे बनना चाहते हैं। मैं खुद RR काबिल हूँ, मैं एक भारतीय हूँ, तो मैं अपने सिर्फ बेसिकली आज क्या हो रहा है, अमेरिका में लोग बहुत फोकस कर रहे हैं चाइना +1 के लिए, क्योंकि अमेरिका ने चाइनीज प्रोडक्ट के लिए ड्यूटी बढ़ा दी है और इंडियन प्रोडक्ट के लिए ड्यूटी कम है। वो चाइना, आई एम नॉट पार्ट ऑफ, मैं सर अपना ब्रांड क्रिएट करना चाहता हूँ। कल उस देश में ड्यूटी लगेगी तो भी वो मेरा माल मांगे, माल बेचने चाहिए, उसमें हूँ मैं। आई वॉन्ट टू बिकम लाइक एप्पल, आईफोन। मेरे को अगर आपको आईफोन की आदत लगे तो आप मेरा आईफोन लोगे, आपको RR कब जाते हैं
तो आप RR का भी, पर चाइना प्लस की स्ट्रेटेजी में आई वांट टू बी वेरी ब्लंट, हालांकि आजकल बोलना नहीं चाहिए, आजकल बोलते हैं, पर इंडिया फेल दिस। इंडिया फील्ड ये सब पूरे चाइनीज ने इनडायरेक्टली वियतनाम में, थाईलैंड में कर दिया, क्योंकि इसमें हमारे सब हम लोग कॉर्पोरेट्स आर नॉट रेडी, स्टिल वी आर कंजर्वेटिव, और जबकि वो चाइनीज ने खुद में फैक्ट्री लगा दी। तो उस अपॉर्चुनिटी को हमने ग्रैब नहीं किया है। नहीं किया सर, तो वो लोग अपना आसपास के देशों में फैक्ट्रीज ले गए वो और नहीं उन्होंने किया। कैप्चर कर लिया। और मैक्सिमम चाइनीज के लिए दे गॉट कंपनी इन वियतनाम एनी हाउ, यू नो वेरी वेल। मलेशिया हमको भी फैक्ट्री लगानी है, तो हम भी आसपास के दुबई आज हमको सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है। करेक्ट, सबसे एब्सोल्युटली। तो आईपीओ से पहले और बाद में क्या लाइफ और बिजनेस में फर्क आया है? एक बड़ी अलग जर्नी हो जाती है क्वार्टर टू क्वार्टर वाली। सी बेसिकली हमने, हमारे लिए एक अच्छा क्या रहा कि बिफोर IPO वी गॉट ए प्राइवेट इक्विटी कंपनी। वो प्राइवेट इक्विटी कंपनी इसलिए लेके आया कि पहले फैमिली ओन कंपनी थी, किसको जॉब देना नहीं था, तब 3 भाई अपना फैमिली चल रही है, वी आर नॉट आंसरेबल। तो बिफोर गोइंग टू IPO वी क्रिएटेड ए कल्चर एमंग द फैमिली मेंबर, एमंग द ऑल एग्जीक्यूटिव्स, कि बाबा वी आर नाउ आंसरेबल, हमको हर महीने एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग होती है, रिप्लाई देना है। तो एक हमारी लर्निंग तो हो चुकी थी। अब लिस्टिंग के बाद ये क्वार्टर टू क्वार्टर का प्रेशर है, तो मेरा तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि दैट रादर क्वार्टर क्वार्टर दे शुड गो हाफ ईयरली, क्योंकि कभी भी ये 7-8 5-7 10 क्वार्टर लगातार अच्छे आपके जाना कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एज अ कंपनी वी आर कमिटेड कि जो हमने प्रोजेक्शन दिया है साल भर का, विल बी देयर, लेकिन क्वार्टर मिसमैच होगा, क्योंकि हमारे लाइन में थोड़ा कॉपर प्राइस के हिसाब से भी होता है, कहीं मार्केट स्लो हो जाता है। जैसे इंडिया में देखेंगे तो अगले क्वार्टर में जो फर्स्ट क्वार्टर होगा, उस टाइम इलेक्शन मोड पे भी आ जाएगा देश। अब वो इलेक्शन मोड पे या तो मार्केट ऐसा भी जा सकता है, ऐसे भी आ सकता है, डिपेंड्स कैसा चल रहा है, माहौल चल रहा है। करेक्ट। तो डिपेंड्स, बट इट्स अ गुड, बेसिकली यू हैव रिकग्निशन, यू आर मोर आंसरेबल, ट्रांसपेरेंसी तो हमारी कंपनी में, हमारी फैमिली बहुत पहले से थी, इसलिए टेंशन है नहीं। पर इट्स अ गुड लर्निंग। बेसिकली आई कैन टेल यू एट द एज ऑफ 65, मेरा तो लास्ट ईयर मैंने IPO हैंडल किया, तो बहुत साल से कुछ सीखा नहीं था। पर इस उम्र में एक कैसे IPO काम होता है, क्योंकि मैं एक फैमिली से, मैं और हमारी पूरी टीम जो प्रोफेशनल थी, उन्होंने मिलकर हैंडल किया। तो हाउ टू मीट इन्वेस्टर से क्या बात करनी पूरा है, रोड शो मल्टी से कंट्री, लेके सारा बैंकर्स फाइनल करना। आई वाज ओनली वन मैन आर्मी फ्रॉम फैमिली साइड, और बाकी टीम से। सो वेरी गुड लर्निंग। अब मैं लोगों को दे सकता हूँ ज्ञान कि यार आज तक मार्केटिंग के, ब्रांडिंग की बात की, पर मैं IPO भी कैसा लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, क्यों नहीं लाना चाहिए, कब लाना चाहिए। तो IPO का किसी को लाना है तो 7 से 8 साल पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए, सारा कंपनी का सिस्टम, प्रोसेस, कल्चर चेंज करने के बाद देन इट्स बिकम सक्सेसफुल। तो इतनी सक्सेस आने के बाद कई बार आप पुराने समय को याद करें, हमें भी लगता है कि जब पैसे कम थे, नाम कम था, तो खुशी ज़्यादा थी। अब पैसे नाम ज़्यादा हो गया तो इतने बिजी हो गए कि खुशी पे समय बिताने का टाइम नहीं है। पर्पज चेंज हो गया ना, पर्पस चेंज हो गया, तो एक दौड़ में लग गए। ये क्या, हम सब, मैं हमेशा बोलता हूँ, हम सब अभिमन्यु के वंशज है, चक्रों में घुसना तो आ गया, निकलना नहीं आता बिल्कुल पते की बात की आपने। तो ये चक्रव्यूह में जब आप इंसान घुस जाता है, तो अभी घर के माहौल में आपको लगता है कुछ चेंज आया है, परिवार के, बच्चों के, कि भी हम लिस्टेड कंपनी है, मार्केट कैप, पहले तो क्या है ना, रेवेन्यू प्रॉफिट चलो ROC में दिख रहा है, हमें पता है। आज तो दुनिया में कोई भी 2 क्लिक करे उसको दिखता है। तो कोई परसेप्शन में फ़र्क आया है? नहीं सर, मैंने लकीली हमारे बच्चे और लेडीज फैमिली मेम्बर सब, बहुएं भी काफ़ी है, बेटियां भी बहुत सिंपल है, और फैमिली में एक बोल के रखा है कि हमारे शेयर के भाव को चेक नहीं कर सकता ना, तो वो एक शेयर बेचना है, एक शेयर खरीदना है। तो इसलिए कभी उसको देख के कभी खुश नहीं होना। 15,000 करोड़, कल 50,000 करोड़ हो सकता है, 1 लाख करोड़ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यू शुड नेवर चेंज अकॉर्डिंग टू योर वेल्थ। लोगों ने क्या है, समय के हिसाब से बदलना चाहिए, लेकिन वेल्थ के हिसाब से बदलने लोग, सर मैंने देखा है, वो ऐसे जाके ऐसे वापस आ जाते हैं। तो जो कि वापस मैं बोलूँगा कि जो लक्ष्मी है या वेल्थ है, ये टेम्पररी है। तो जो टेम्पररी चीज़ पे बदलो मत, जो चीज़ आजीवन है, जो दे दिया वो अपना है, जो अपना अपना नहीं है। ये बिल्कुल हमारे पूरे परिवार में एक फ्रेमवर्क में रखा हुआ है। और 2007 में एक छोटी सी लाइन लिखी थी मैंने, एक मालूम एक, कभी तारीख लिखता नहीं ऊपर, उस पेपर पे 2 ही पेपर में तारीख लिखी थी मैंने। 2003 पे आगे का विजन लिखा था, पूरा का पूरा हो गया।
पूरा हो गया। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ 21 दिन का ब्रेक लेने, फिर आगे का कुछ सोचूंगा क्या करना है। और 2007 में लिखा था, एक 2 लाइन लिखी, एक लाइन थी, जो हो गया अपना नहीं हुआ सपना, हाँ, हो गया अपना समझ के आनंद करो, जो नहीं हुआ उसको सपना समझ के भूल जाओ, भूल जाओ। लाइफ में कोई टेंशन नहीं। अमेजिंग, अमेजिंग। तो आगे आपने मतलब आईपीओ के बाद भी आपका कोई एक ग्रैंड विजन है, इसको कहाँ ले जाना है? सर आपने कोई अपना सक्सेशन प्लान वगैरह भी बनाया है? ये सारे सक्सेशन प्लान मेरे सारे अच्छा। एकदम पूरा सक्सेशन प्लान है। कंपनी वी आर रनिंग वेरी प्रोफेशनली, फैमिली मेंबर भी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजीज। सी इसमें ऐसा होता है कि इंटरप्रेन्योर की ताकत होती है रिस्क लेने की, और प्रोफेशनल की ताकत होती है एग्जीक्यूशन करने की। उनमें इतनी इंटरप्रेन्योर ताकत नहीं होती सर, हो भी नहीं सकती है, रिस्क वाली नहीं होती। नहीं हो सकती है, नहीं तो खुद का नहीं कर लेते। करेक्ट। और हमारे में है कि रिस्क लेने की ताकत बहुत है। जैसे डेडली कॉम्बिनेशन, तो जो कॉम्बिनेशन हमेशा बना रहे उसमें होना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि वेन यू रन ए ऑर्गेनाइजेशन, सो विल हैव 2 काइंड ऑफ पीपल, एक हमारे पुराने लोग भी, एक नए लोग भी आएंगे। तो एक 30-35 साल पहले भी एक बार एक कैलकुलेशन किया था, हाउ टू रन द कंपनी। सो यू नीड अ ट्रस्टेड पीपल, यू नीड टैलेंटेड पीपल। यू नीड ट्रस्टेड एंड टैलेंटेड। जो टैलेंटेड है वो ट्रस्टेड होगा गारंटी नहीं है, आज भी बोलता हूँ और ओपन प्लेटफॉर्म बोलता हूँ। तो यू हैव कपल ऑफ ट्रस्टेड पीपल, कपल ऑफ टैलेंटेड पीपल। हो सकता है कि वो ट्रस्टेड की बेचारे की सैलरी भी थोड़ी कम होगी, टैलेंट की ज़्यादा होगी। ट्रस्टेड पब्लिक फेस नहीं बनेगा, टैलेंटेड पब्लिक फेस बनेगा। इट्स अ बिग चैलेंज। ये घर में होती है ना कि भाई जैसे अगर जॉइंट फैमिली है, अगर सभी का नाम मार्केट में हो गया तो फैमिली टूट जाती है। करेक्ट। फिर इसलिए आप होड़ लग देखेंगे जाती तो है। हर फैमिली में आप देख लीजिए, तो जिस फैमिली में अगर एक ही आदमी का नाम रहा है, फैमिली इंटैक्ट है। आज एयरटेल का सुनील मित्तल का देख लीजिए, 3 भाई है, लेकिन नाम किसका आता है? सुनील मित्तल का आता है। बाकी भाई लोगों ने कभी सोचा नहीं कि हमारा नाम भी हो। अगर बाकी चीजें सोचते तो ब्रेक हो जाता। आज किशोर बिहारी, ठीक है, अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि अभी उसके अलग स्टेटस में 5 भाई है, लेकिन नाम बांटने किशोर बिहारी करा, वीडियोकॉन में नाम खाली करा। तो जिस फैमिली में अगर एक से ज्यादा लोग का नाम हो गया मार्केट में, तो 2 ब्रांड सर एक साथ में नहीं चल सकते। उन 2 पाँव पे 2 नाव पे पाँव रखने वाला आदमी, एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकते। तो दिस इज स्ट्रेटेजी बिल्कुल है कि ये आपने मतलब दिस इज व्हाट यू फ्रॉम बिगिनिंग वी हैव, आई विल पब्लिक फेस ऑफ द कंपनी। ओके। मैं ही बात करूंगा, बाकी लोग कुछ नहीं करेंगे। इस एक्सेप्टेंस है सबके पास में, पहले से तय किया हुआ है। तो ये दोनों बात होती है, एक कोर कॉम्पिटेंस भी होता है, और कहीं ना कहीं इसको आपको ब्रेक और सिस्टम को लेना ही पड़ता है। सोसाइटी को वापस देने के बारे में आपने बहुत काम किया है, स्कूल भी चल रहे हैं, काफ़ी एनजीओज को आप हेल्प करते हैं। तो आपको क्या लगता है लाइफ के कोई एक स्टेज पे आने के बाद वापस देना चाहिए सोसाइटी को, या शुरू से ही लग जाना चाहिए? सर ये होगा और तब करूंगा, ये कॉन्सेप्ट जनरली होता है लोगों के पास। मैं लोगों को बोलता हूँ कि सर तब तक आप रहोगे नहीं, उसकी गारंटी क्या है। तो हमारी फैमिली में सर हम जब 1.5 लाख रुपये महीना साल का कमाते थे, तब से चल रहा है। तब सब 6.25% हमारा फिक्स है। वो पहले क्योंकि पुराने जमाने वो 1 रुपये ने 16 आने का 1 रुपया होता था। हाँ। तो 1 आना इन्हें 6.25% होता है, तो 6.25% का प्रथा है। एंड नाउ आई वुड लाइक टू डू मोर। तो मेरा टाइम भी हो गया, तो इसलिए मैं जो ब्रेक ले रहा हूँ, तो वापस मेरे को क्या सोसाइटी को देना है, करना है। अब उसके लिए टीम खड़ी करनी है, बिजनेस की टीम तो खड़ी कर दी। अब जो सोसाइटी के लिए जो काम करना उसको भी प्रोफेशनली करें, ठीक से करना ही पड़ेगा सर। अभी अमाउंट नहीं तो चैरिटी हो जाएगी, उसका पता नहीं कहाँ गया। भी छोटा नहीं है ना सर। अब जो करने का प्लान है, जरा ईश्वर ने दिया है तो उस हिसाब से तो कोई कॉज या कोई ऐसी चीज है जो एजुकेशन। सर मेरा मानना है कि इस देश के लोग शिक्षित होने चाहिए। शिक्षित भारत ही भारत को बनाएगा, बाकी नहीं बनाएगा सर। बाकी नहीं। तो शिक्षा पे ही पूरा फोकस है। तो 90% विल बी गो फॉर एजुकेशन, 10% सोशल कंपल्सन भी होते हैं, वहाँ देते हैं। सर हमारे दर्शकों के लिए कोई लाइफ लेसन्स, एडवाइस जो आप देना चाहें, जो आज सोच रहे हैं कोई लेगेसी बनाएं, अपने अगर ज़िंदगी के 10, 20, 30 साल किसी एक पर्पस को दें, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों के लिए मैं ये कि ईश्वर ने जो हमको जन्म दिया है सर, ये भी एक डेस्टिनी है, ठीक है। तो उसका एक उपयोग तो होना चाहिए, और कुछ ना कुछ ऐसा करके जाना चाहिए जो भी अपनी ताकत है। ऐसा नहीं कि अब कुछ सोचेगा मैं हर एक को बोल दूं कि आप यार 50 लाख रुपया दान करो, 1 करोड़ करो, या 2 लाख करो, या 5 लाख करो, 1 लाख नहीं। पर इस संसार में जो ईश्वर ने हमको जन्म दिया है, तो कुछ ना कुछ अच्छे कार्य करने के लिए हम यहाँ पे आए धरती पे। मैं तो इतना ज़्यादा मानता नहीं, बोलते इतने लाख जीवने के बाद आदमी पैदा होता है इंसान पर। 86 लाख जूनियों के बाद एक मौका मिला है। तो आई डोंट नो उसको रियल स्टोरी हम भी मानते हैं, मैं भी सुनता हूँ, सुनते हैं।
तो लेकिन हमको जन्म दिया है, हम्म, तो कुछ ना कुछ तो हमको अच्छा करके जाना चाहिए, जी, देश के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए। मैं तो बहुत सारे लोग को, जरूरी नहीं आप देश के लिए करो, दुनिया समाज के लिए करो। जैसे हमारे, मेरा एक जो साथी मेरे साथ में है, वो कुछ नहीं, उसने सिर्फ अपने खाली रिश्तेदार के लिए करता है, हम्म, वो भी ठीक है, पर कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ अच्छा काम करो, कभी गलत काम मत करो। हम्म, और इस देश का ब्रांड कैसे बने, आप अपने आप में जो भी हो, हर एक का ब्रांड है। मैं हमेशा जो ब्रांड की बात करेंगे तो मैं तो बोलता हूँ हर प्रोफेशन का ही ब्रांड होता है, हम्म, हर एक का ब्रांड होता है सर। आप अगर मैं, समझो मेरा ड्राइवर भी है तो मैं उसको भी सिखाता हूँ कि भाई तेरा खुद का भी एक ब्रांड है, तू मेरे से ज़्यादा अच्छी गाड़ी चला रहा है इसलिए तू मेरा ड्राइवर है। हम्म, तो हर एक का मीन्स है ना, आपको कैसे करके सोसाइटी के लिए अच्छा करे, देश के लिए अच्छा करे। चलो इतनी भी कोई इच्छा नहीं है, पर खुद के लिए तो अच्छा कर लो। चलो लेकिन सच्चाई खुद के से। लिए, खुद भी तो लाइबिलिटी में बनो। चलो मैं बोलता हूँ सबसे पहला काम करना चाहिए, मैं किसी के ऊपर लाइबिलिटी नहीं बनूं, ये सबसे पहला करते हुए। चलो इतना तो स्वार्थ है, बिल्कुल। बाकी तो परमार्थ शुरू हो जाएगा। तो स्वार्थ से शुरू करें कि मैं खुद किसी के लिए लाइबिलिटी ना बनूं, जितना हो सके अच्छा काम करूंगा, कोई गलत काम नहीं करूंगा, किसी भी प्रकार से लोग मेरे को अच्छी नज़र से देखें, ये एक भावना होनी चाहिए कम से कम। और मैं लोगों को अच्छी तरह से देखूं, हो सके उतना लोगों को खुश करूं, किसी को नाराज ना करूं। किसी में, जैसे मैं तो बोलता हूँ, कभी गुस्सा होना ही नहीं चाहिए, क्रोध को ख़त्म करो, न किसी को डांटो। किसी से गलती, कोई आदमी, हर आदमी जानबूझ के गलती नहीं करता है, तो अनजाने में गलती हो गई तो उसकी सज़ा भी इतनी मत दो। और ये जोश है, ये जोश को बनाए रखो। जोश के बाद बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया सर। और इस जर्नी में आपने अ, अ, इतनी सक्सेस की, तो अपनी हेल्थ पे आप अपना ध्यान रख पाए जितना आपको रखना था, या आपको नहीं लगता है नहीं नहीं नहीं, कि वहाँ honestly, मैंने तो, अब अगर अब आप अब उसको अब ठीक करना चाहें? अब कर रहा हूँ। इसके लिए मैं डिटॉक्स के लिए जा रहा हूँ 21 दिन का, तो 2 काम है, एक डिटॉक्स करना, एक ये, और जो मेरा जो सोशल और चैरिटी का विज़न है पूरा कंप्लीट, तो उसके सेटअप के लिए मैं जा रहा हूँ। प्लस बिज़नेस से एग्ज़िट एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, आई मीन्स फेज़ वाइज़ जो धीरे-धीरे स्टेप करके बैक। उसको करा जाए। वैसे डे टू डे देखता नहीं हूँ, पर फिर भी धीरे-धीरे करना चाहिए। लेकिन मेरा हेल्थ में सबसे बड़ा ध्यान एक ही है कि मेरे पास, मैंने बहुत सुख-दुःख बहुत देखे हैं, क्योंकि सुख और दुःख ये साइकिल के 2 पहिए हैं, जी, दोनों साथ में चलने वाले, से नेवर एंडिंग स्टोरी है। लेकिन कभी स्ट्रेस नहीं आने दिया माइंड में। आई कैन स्ट्रेस नहीं स्लीप है। वेरी वेल। संडे को अभी भी मैं 11 बजे उठता हूँ, साढ़े 11 बजे उठता हूँ, आराम से उठता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ को क्या है, वो गार्डन का बहुत शौक है, तो सुबह-सुबह गार्डन में लग जाती है, तो मैं संडे को आराम से उठता हूँ। तो आई कैन स्लीप एनीवेयर, एनी टाइम। आप यहाँ बोलो, यहाँ सो जाऊँगा तो तकलीफ पड़ेगा। ये वो सब मैं मीन्स सारी बीमारी जो कि जड़ है, वो स्ट्रेस है। स्ट्रेस स्ट्रेस मत स्ट्रेस नहीं लीजिए, लेना। बाकी ठीक है, वॉक करना, खाने पे कंट्रोल करना, वो तो होना ही चाहिए। जी। लेकिन सबसे बड़ी, आदमी सब करता है सर, 1 घंटा एक्सरसाइज करता है, दौड़ता है, जॉगिंग करता है, सब करता है, और रात को स्ट्रेस लेके सोता है। तो सब वो सब करके कुछ फ़ायदा नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी जो है स्ट्रेस, उसको हटा दीजिए, बाकी ध्यान दीजिए। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो थैंक मच यू सर, कैमरा जी, बहुत मज़ा आया आपसे अच्छा लगा बात आपसे करके। मिलकर।